हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बग बाउंटी हंटर से। वो ऑलरेडी बग बाउंटी कर रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में हम ये चीज़ जानेंगे कि वो क्या क्या मेथडोलॉजीज फॉलो करते हैं, उन्होंने बग बाउंटी किस तरीके स्टार्ट करी। तो हम डायरेक्टली उनसे ही बात करते हैं। एंड क्या आप अपने बारे में बताना चाहेंगे मिस्टर शेट्टी? जी ज़रूर। मेरा नाम सिटी है और मैं असल में बता दूं, मैं 1.5 साल से 1.5 और 2 ईयर से बग हंटिंग कर रहा हूँ। स्टार्टिंग की थी मैंने 220 में। अभी 2 साल हो गया मेरे को और मैं अभी 12th भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट ईयर में कॉलेज भी करूँगा, तो बग हंटिंग मेरा चलता रहता है। तो पार्ट टाइम हो गया मेरा बग हंटिंग। ओके, सो बग हंटिंग आप पार्ट टाइम करते हैं। अगर मैं बात करूँ तो बग हंटिंग के बारे में आपको पता कैसे चला था कि लाइक बग हंटिंग एक स्पेसिफिक चीज़ एग्जिस्ट करती है? बग हंटिंग का पता मेरे को ऐसे चला था, मैं असल में यूट्यूब वगैरह देखता था, तो यूट्यूब में एक बार अचानक से लिंक आ गया था कि हैकिंग, एथिकल हैकिंग क्या होता है, ब्लैक हैट हैकर्स, व्हाइट हैट हैकर्स, और फिर धीरे धीरे पता चला कि बग हंटिंग है। तो यूट्यूब के जरिए ही मेरे को ये पता चला। अच्छा, यूट्यूब से आपने स्टार्ट किया था। एंड आप मुझे हाँ। किसी यूट्यूबर का नेम बता सकते हैं लाइक आपने जिसको इनिशियल स्टेज में देखा हो? ऐसे तो मैंने बहुत सारे देखे हैं। हैकर्सप्लॉइट जो सबसे पहला था, ओके, हैकर्स सबसे प्लॉट से बेस्ट आपने था। स्टार्ट किया है। उसके अलावा? उन्हीं से मैंने सीखा था। उसके अलावा बहुत सारे हैं, अब ऐसे तो नाम ध्यान नहीं आते मेरे को। ओके, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे। ओके, सो हैकर्स प्लॉट को मैं भी एक्चुअली इनिशियल स्टेज पर देखता था, अभी भी मैं चेकआउट कर रहा हूँ उनको। आई थिंक वो अभी चैनल को रिवैम्प कर रहे हैं एक नई सीरीज से। हाँ। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक ऐसी चीज़ जो आप हर बग बाउंटी हंटर को बताना चाहो जो कि अपने इनिशियल स्टेज पे है या फिर जो आना चाहता है इस फील्ड में, तो वो क्या चीज़ होगी? वो चीज होगी कि कभी भी हार मत मानो। बस, मतलब कभी भी अपना, मतलब कि हार मत मानो। एक सिंपल वर्ड में कह देता हूँ, चाहे कितने लोग हो या आपको बग नहीं मिल रहा या बहुत मेहनत कर रहे हो फिर भी नहीं मिल रहा, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता, 1 महीना हो गया, नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं। बस आप हार मत मानो, उसके पीछे लगे रहो। एक दिन जरूर आपको एक बग, एक अच्छा बग मिलेगा। ठीक है। सो जिन लोगों को ये नहीं पता कि आखिर बग बाउंटी होती ही क्या है, तो आप अपने वर्ड्स में किस तरीके से बताओगे? मान के चलो कि मुझे हैकिंग के बारे में पता है कि यार हैकिंग तो बहुत इलीगल चीज़ है, यहाँ पे जो भी होता है सब इलीगल होता है, तो आप उनको क्या कहोगे? बग हंटिंग एक तरीके से मान लीजिए लूपहोल्स देखना है। एक वेबसाइट में लूपहोल्स या फिर एक कंपनी में लूपहोल्स को देखना, किसी कंपनी को कॉम्प्रोमाइज करना, किसी मशीन को कॉम्प्रोमाइज करना, ये तो एक हैकिंग हो गया। और बग हंटिंग हो गया कि आपने कुछ बग निकाला, उसको एक्सप्लॉइट किया, उसको रिपोर्ट किया, उस रिपोर्ट की वजह आपको रिवॉर्ड मिला, तो वो होता है बग हंटिंग ओके, इन सिंपल वर्ड्स। तो लाइक क्या हर बार आपको रिवॉर्ड मिलता है बग ढूंढने पर? नहीं, कभी कभार डुप्लीकेट हो जाता है, कभी कभार रिजेक्ट हो जाता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि, मतलब आज के ज़माने में इतनी जनरेशन हाई हो गई है, बग्स ढूंढना बहुत मुश्किल है। एक, मतलब कि 10% भी होगी अगर आपने ढूंढा है तो। 10%। ओके, तो अगर मैं मान के चलो कि मैं इनिशियल स्टेज पर बग बाउंटी कर रहा हूँ, तो उसमें रिस्क कितना होगा? लाइक कि मुझे ये फील्ड चूज भी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? रिस्क तो इसमें कुछ नहीं है। अगर आपने चूज किया है तो इसमें आप लगे रहो, और ये बीच में मत छोड़ना। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आप नहीं, खत्म हो, आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जब एक कोर्स पूरा नहीं कर पा रहे तो दूसरा कोर्स क्या ही कर पाओगे पूरा। ओके, ठीक है। तो ठीक है, मतलब अगर हमें ये चीज़ समझ आ गई है कि हमें बग बाउंटी छोड़नी नहीं है, करते रहना है। बट क्या हाँ, कभी एक करते ऐसा रहना। पॉइंट आया है कि आपको लगे कि नहीं यार, मेरे से ये बग तो नहीं हो रहा, तो मैं किसी और बग पे या मुझे कुछ और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए? तो क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपको अपना फील्ड चेंज करना चाहिए या फिर आपको बग्स के अंदर और डीप जाना चाहिए, मतलब और बहुत चीज़ें सीखने की ज़रूरत है? मेरे को ये कल ही लग रहा था, क्योंकि कल मैं बोर हो गया था, ढूंढते ढूंढते मेरे को कुछ नहीं मिला। फिर मैं आधे घंटे रेस्ट किया और फिर मैंने सोचा कि इसको छोड़ना तो है नहीं, इतने सालों से करते आ रहे हैं, तो इसको थोड़ा और अंडर जाते हैं। फिर और डीप गया, और डीप गया, तब जाके मेरे को पूरे दिन लग के एक बग मिला था। मैंने कल रिपोर्ट किया, अभी तक तो रेस्पॉन्स नहीं आया। इंटीग्रिटी प्लेटफॉर्म पे किया था, अभी अच्छा। तक कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है। अब देखते हैं कब तक आएगा। मतलब कि ये है कि आप अगर, आपको लग रहा है कि ये छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ये नहीं लगना चाहिए।
अच्छा, आराम मतलब से रेस्ट छोड़ना कर लो। नहीं है, ट्राई करते हाँ, रहना है। छोड़ना नहीं है, ट्राई करते रहे, रेस्ट कर लो, आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट कर लो। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने छोड़ दिया, क्योंकि अगर आपने नहीं छोड़ दिया तो आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये भी चीज़ क्लियर है। अगर मैं बात करूं, जैसे अगर आपको पता होगा कि बग क्राउड का जो सिस्टम है, टेक्सोनोमी है, लाइक P1 P2 P3 P4 एंड P5, तो उसमें एक इंसान को सबसे पहले कौन सा बग ढूंढना चाहिए, या फिर मेरा इनिशियल बग क्या होगा जिस पे मुझे ध्यान देना चाहिए? इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस एक वेबसाइट मिली है, जैसे आप पकड़ की बात कर रहे हैं, मैंने एक वेबसाइट उठाया, ठीक है। हम्म। मैंने उसका बहुत रिकमेंड किया, अच्छे से रिकमेंडेंस किया, बहुत डीप गया और मेरे को बग मिला। तो हम्म। आपको जो कैटेगराइज नहीं करना चाहिए, ये P1 है, P2 है, P3 है, आपको बग मिला है, आपको रिपोर्ट कर देना चाहिए डायरेक्ट। बग क्राउड ऑटोमेटिकली वो उसको उसमें डिवाइड कर देगी, ये P3 है, P4 है। एटलीस्ट आपको बग मिला, और आपको जब पहला बग मिलेगा तो आपको बहुत खुशी होती है, हाँ भाई मेरे को पहला बग मिला है, बहुत अच्छा लगा। तो आपको एक कॉन्फिडेंस और आता है कि अभी और करना चाहिए। जब एक मिल सकता है तो मेरे को दो भी मिलेगा, तीसरा भी मिलेगा, चौथा भी मिलेगा, ऐसे धीरे धीरे चलता रहता है। हाँ, बट जैसे हैकर्स ना बहुत बार उनको गुस्सा आता है इस चीज़ से कि यार मेरे को सिर्फ P5 बग ही मिला है, मेरे सारे बग्स डुप्लीकेट जा रहे हैं, इंफॉर्मेशनल जा रहे हैं। पर मैं करूँ क्या, मतलब मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे एक वैलिड बग मिले एंड उसकी बाउंटी ज़रूर मिले? क्योंकि कहीं ना हैकर्स का मोटिवेशन, या फिर जो लोग आज के टाइम में पेनिट्रेट कर रहे हैं इस फील्ड में, उनका मोटिवेशन पैसा तो है, या फिर कोई ना कोई रिवॉर्ड तो है। तो उस पर फिर आप क्या कहोगे? ज्यादा उसमें देखो, उसमें कहना क्या है, सबसे ज्यादा पहली बात, आप अपना रिकॉर्ड बहुत अच्छा रखें। अगर ठीक है। आपने, और बग हंटिंग से आने से पहले अपना बेसिक जो बेस है उसको इतना इम्पोर्टेंट कर ले, इतना मतलब हार्ड कर लें कि आप बेस से कोई भी चीज अगर उठाएं तो हाल के हाल किसी को कोई बता सके। तो पहला स्टेप तो यही है कि आप सबसे पहले अपना बेस कंफर्म कर लें, बेस मजबूत कर लें, ताकि आगे चल के किसी भी दिक्कत, किसी भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई भी दिक्कत आपको ना आए। और बग हंटिंग की बात रही, P3 हो, P5 हो, ऐसे नहीं, मेरे को भी गुस्सा आता है कि इंफॉर्मेशनल ही मिल रहा है। तब तो P5 P3 तक मिला मेरे को। हम्म। मेरे को P1 कल मिला था और एक दो दिन पहले भी मिला था, वो एसपल इंजेक्शन मिला था मेरे को। मेरे ओके। को अच्छा लगा, मेरे को हाँ भाई पहला बग है, P1 मिला है मेरे को, रिपोर्ट करते हैं। हम्म। ऐसी बात नहीं, बहुत से मेरे को डुप्लीकेट भी हो जाते P1। आई हम्म। थिंक मेरे 10 से 15 बग्स डुप्लीकेट हो गए बग पे और इंटीग्रिटी पे। एक्चुअली ये चीज़ P1 मैंने मिलते खुद हैं। बहुत ज़्यादा फेस करी है। लाइक जब मैंने इनिशियल स्टेज पर स्टार्ट किया था, आपने वेस्टर्न यूनियन के बारे में सुना होगा। मैंने हाँ। फर्स्ट बग वेस्टर्न यूनियन में निकाला था एंड उसके चैट सपोर्ट में निकाला था। बग बिल्कुल बेसिक था, आपका HTML इंजेक्शन, जो उनका चैट सपोर्ट में अगर हम HTML पेलोड को डालते हैं तो वो एग्जीक्यूट हो रहा था। बट दिक्कत यहाँ पे क्या आई कि उन्होंने उस बग को भी P5 में डाल दिया, जबकि वो बग कहीं ना कहीं रिवॉर्ड उसको मिलना चाहिए था, जो चीज़ मैं मानता हूँ। बट आज मुझे एक बात समझ आती है कि मैं उसका इम्पैक्ट सही से प्रूव नहीं कर पाया। देखिए, HTML इंजेक्शन की अगर बात की जाए हम्म। और बगक्राउड प्लेटफॉर्म पे, तो बगक्राउड एक वर्ल्ड का नंबर 1 बेस्ट प्लेटफॉर्म है। हम्म। और वहाँ पे कम से कम मान के चलिए ज्यादा से ज्यादा करोड़ों हैकर्स, बग हंटर्स बैठे रहते हैं। तो HTML इंजेक्शन हो गया, हम्म। ओपन रीडायरेक्ट हो गया, या रेट लिमिट होगी, ये सब P5 में ही हम्म। आएंगे। बग क्राउड में सिर्फ और सिर्फ वही चीज देखी जाती है जो अंडर P1 P2 P3 है, जैसे HTML इंजेक्शन हुआ और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हुआ, स्टोर एक्सेसेस हुआ, ये हम्म। ऐसी चीजें देखी जाती ज्यादातर। ठीक है, मतलब या जो बिजनेस, बिजनेस मीडियम लेवल लॉजिक, या हाई लेवल या क्रिटिकल बग्स हैं उन पर ध्यान दिया हाँ, जाता है। उन पर ध्यान दिया जाता है। हम्म। एस्ट्रोनॉमी इंजेक्शन एक लो हैंगिंग फ्रूट की तरह है बग क्राउड पे। हैकर वन पे आप चाहेंगे तो अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल जाएगा $100 तक, हम्म। इंटीग्रिटी पे $100 तक मिल हम्म। जाएगा। और अगर आप कहीं गूगल डॉकिंग वगैरह करते हैं, आराम से 100 से $200 तक मिल जाता है। हम्म। लेकिन बग क्राउड एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे एस्ट्रोनॉमी इंजेक्शन निकाला है आपने, तो आपको कम से कम इतना करना पड़ेगा कि आपको एस्ट्रोनॉमी इंजेक्शन का बहुत ज्यादा हाई इम्पैक्ट बना के देना होगा। हाँ, यही गलती मेरे साथ हुई, मैं बताता हूँ। जब मैंने किया तो मेरे को HTML इंजेक्शन मिला, साथ में मेरे को एक्सेसेस मिला था, उसमें क्रॉस साइट हो रहा था। बट उस सब के बावजूद जो मेरी मेन गलती रह गई थी, मैंने एक POC चेक करी थी जहाँ पर सिमिलर एक बग था, जहाँ पे HTML इंजेक्शन था, एक्सेसेस था,
पर उस वक्त मुझे पता नहीं था कि इम्पैक्ट किस तरीके से प्रूव किया जाता, तब मैंने कॉपी पेस्ट किया एंड मैंने उसके हिसाब से चीज़ें लिख दी जिस तरीके से मेरा टारगेट था। बट बाद में मुझे समझ आया कि मेरा बग सही था, दोनों चीज़ें सही थी, पर दिक्कत कहाँ पे थी कि मैं इम्पैक्ट ही प्रूव नहीं कर पा रहा था। हाँ, इम्पैक्ट जो मेन होता है ना बग फ्रॉड में, अगर जब भी रिपोर्ट बना रहे हो हम्म। तो सबसे दो इम्पोर्टेंट स्टेप्स होते हैं। पहला होता है स्टेप टू प्रोड्यूस, हम्म। उसको कैसे प्रोड्यूस करना है। हम्म। सेकंड होता है इम्पैक्ट, कि उस बग का आप क्या से क्या इम्पैक्ट कर सकते हो। एज अ हैकर पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो आप एक हैकर हो, ठीक है, आपको एचटीएमएल इंजेक्शन मिला, तो आप उस एचटीएमएल इंजेक्शन क्या क्या कर सकते हो, ऐसी क्या सिक्योरिटी हो सकती है, ऐसा क्या इम्पैक्ट हो सकता है जिससे हार्म हो वेबसाइट को। हम्म। तो बग फ्रॉड उसी को ही एक्सेप्ट करता है। ठीक है। तो मेरा एक और क्वेश्चन था कि लाइक आप बिजनेस लॉजिकल बग्स पे ध्यान देते हो या फिर ट्रेडिशनल बग्स पे? मैं ज्यादातर अभी ट्रेडिशनल पे ही ध्यान देता हूँ, जैसे ओवास टॉप 10 हुआ, हम्म। और जितने भी ओवास टॉप 10 सबसे बेस्ट है, उस पे जितने भी बग्स आते हैं ओवास टॉप 10 के, उन पे ही ध्यान देना चाहिए अभी तक तो। हम्म। तो ओवेस टॉप 10 अगर आपको पता हो, रिसेंटली जो उसकी लिस्ट है वो दोबारा अपडेट हुई है एंड हाँ, ओवर द दोबारा टाइम अपडेट हुए ओवेस नहीं टॉप आई। 10 अपडेट होता है। तो अगर मुझे सीखना है, मैं मान लेता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है, मैं एक फर्स्ट टाइम हूँ जिसको पता चला है कि हाँ ओवेस टॉप 10 नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो उसको आप क्या कहोगे? लाइक उसको कहाँ से स्टार्ट करना है, वो ओवेस टॉप 10 के बारे में ही कहाँ से पढ़ सकता है एंड फिर वो उसको ट्राई आउट कहाँ पर करे? देखिए, तो अगर इस चीज में मैं बताना चाहूँ तो सबसे पहले आप ओवास टॉप 10 ही करें। जो ओके। प्रैक्टिस अगर माने जाऊँ, सबसे पहले आप पढ़ें कि ओवास टॉप 10 होता क्या है, कौन कौन सी वल्नरेबिलिटी आई हैं, कौन कौन सी पहले जा चुकी है, और अब क्या नया आ सकता है उस ओवास टॉप 10 के अंदर। ठीक है। सेकंड थिंग, यहाँ पे मैं मीडियम्स के ब्लॉग्स, जो हैकर्स या बग हंटर्स बहुत बड़े बड़े वो होते हैं ना, तो अपने ब्लॉग शेयर करते हैं, हम्म। तो उनको पढ़ के आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। उनको डेली पर्पस पे पढ़ें आप, वो भी अच्छा है। और थर्ड थिंग मैं बताना चाहूँ, पोस्ट शुगर की लैब्स, अगर ओके। आपने सुना हो पोस्ट शुगर की लैब्स होती हैं, उन लैब्स को सॉल्व कीजिए, बहुत अच्छा उनसे लर्निंग मटेरियल मिलता है। ठीक है। तो और एक क्वेश्चन हो रहा है कि लाइक क्या मुझे हैकिंग से रिलेटेड बुक्स को पढ़ना चाहिए? बिकॉज अगर आपने, एक हैकर है ट्विटर पर मोहसिन खान करके, उन्होंने शायद मौसम, कई हाँ। बार लिखा था कि अगर वो स्टार्ट करना चाहते हैं इस वक्त, तो वो बुक्स की जगह वो डायरेक्टली प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देंगे। तो आपको क्या लगता है कि मुझे बुक्स पढ़नी चाहिए या फिर मुझे किसी बग का इम्प्लीमेंटेशन या फिर डायरेक्टली उसको प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए? किसी वक्त पे आप डायरेक्ट जाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या, या उसके वर्ड्स जो भी हैं, कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे आपको समझ में नहीं आएंगे अगर आप डायरेक्ट जाते हैं। हम्म। तो मैं तो प्रेफर करूंगा कि आप सबसे पहले बुक्स पढ़ें, क्योंकि मैं बताऊं, मैं आगरा से मैंने कोचिंग किया था इसका। आगरा गया था मैं 1.5 ईयर, 1.5 साल में डेली आगरा जाता था, ओके। और क्या कहते हैं, डेली मैं क्लासेस देता था और मैं बुक पढ़ता था डेली। CEH, इसका 11 वर्जन, ओके, सी एच CEH का वर्जन। 11 वर्जन। हम्म। हाँ, सबसे बेस्ट बुक है अब तक मैंने वही पढ़ी है। उसमें पूरा एथिकल हैकिंग प्लस बग बाउंटी और पेन टेस्टिंग तीनों है उसमें। और ओके। मैं बता सकूं आपको तो मैंने एटलीस्ट अब तक कम से कम 50 बुक्स पढ़ लिया होगा, 50 फाइव से जीरो 60 बुक्स फिफ्टी मैंने, हाँ 50 बुक्स मैंने ओके। पढ़ ली होंगी। हम्म। तब जाके मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। और फिर मैं ब्लॉग्स भी पढ़ता रहता हूँ डेली, ट्विटर्स पे ट्वीट भी करता हूँ, और लोगों के ट्वीट्स भी देखता हूँ, तो रिट्वीट एंड रिप्लाई वगैरह भी करता हूँ जो सब मेरे को आता है। ओके। तो आप ट्विटर पे भी करते हो, तो मेरे को एक चीज़ पूछनी है कि क्या हैकर्स के लिए कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है? हैकर्स के लिए प्लेटफॉर्म सिर्फ ट्विटर है इस समय। सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म बताऊं तो ट्विटर अच्छा है। हम्म। इंस्टाग्राम पे आप ज़्यादा कंटेंट नहीं मिल पाएगा आपको। ट्विटर पे लोग क्या है ना, ट्वीट करते हैं, और ट्विटर एक फेमस प्लेटफॉर्म भी है। हम्म। वहाँ पे जितने भी हैकर्स वगैरह होते हैं सब वहीं पे ट्वीट करते हैं अपना, बताते हैं कि मेरे को इतना बाउंटी मिला, कैसे मिला वो भी बताते हैं, और कुछ रिसोर्स वगैरह होता है वो भी शेयर करते हैं। तो हम्म। ट्विटर इज बेस्ट प्लेटफॉर्म। ओके। मैं तो भी अपने ट्वीट्स करता रहता हूँ, मैं भी बहुत से रिसोर्स मैंने बहुत दिए हैं, बहुत से ट्वीट किए हैं कि ये चीज़ ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ओके। तो बताता आप रहता हूँ चाहो मैं। तो आप अपने ट्विटर हैंडल का यूज़र नेम बता सकते हो।
और मैं उसको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। जी जरूर, मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ऐसे तो मेरे को ध्यान नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ तक मुझे समझ आ गया है। बट यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि लाइक अगर मैं स्कूल में हूँ तो क्या मुझे बग बाउंटी करनी चाहिए, अगर मैं कॉलेज में हूँ क्या मुझे तब बग बाउंटी करनी चाहिए, क्या मुझे जॉब के साथ बग बाउंटी करनी चाहिए, और पार्ट टाइम करने में फ़ायदा है या फुल टाइम में? मतलब आप अपना ओपिनियन बता सकते हो कि इस पे आपको क्या लगता है। देखिए मैं अगर बताऊं तो मैंने 1 साल ड्रॉप किया है अपना बग हंटिंग के लिए स्पेशली। ओके। मैं अभी पार्ट टाइम नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं बताऊं तो मैं सुबह 9 से लेकर रात के 9 बजे तक 12 घंटा लगा रहता हूँ अपने पीसी पे। हम्म। पूरा दिन बग हंटिंग करता रहता हूँ। हम्म। और नेक्स्ट जब कॉलेज हो जाएगा तो मैं कॉलेज भी शायद डेल पर्पज पे ना जाऊँ, क्योंकि बग हंटिंग ही सब कुछ है मेरे लिए। हम्म। मेरे को इतना अच्छा लगा है कि आगे चल के क्या पता और अच्छा इसमें हो जाऊँ मैं, हाँ जी। और अच्छा कम्युनिटी बन जाए, मेरा बहुत अच्छा इमेज हो जाए। तो इसलिए मैं बग हंटिंग को एज अ फुल टाइम लेता हूँ। हाँ, अगर कोई करना चाहे इसमें तो भाई उसके ऊपर डिपेंड है। अगर उसके पास पूरा पूरा टाइम है तो भाई तू पूरा पूरा अपना टाइम दे बग हंटिंग में, एथिकल हैकिंग में समझने के लिए, बग हंटिंग क्या होती है समझने के लिए प्रैक्टिकल्स करे, ब्लॉग्स वगैरह पढ़े, जितना रिसोर्सेज हो सकता है उतना पढ़े तो उसके लिए अच्छा है। ओके, अगर आप कोई टॉप 5 रिसोर्सेज जो आपको लगे, आप उनके नाम बता सकते हैं। वो कोई भी यूट्यूब चैनल, पेपर्स, वो कुछ भी चीज़ हो सकती है। ऐसे बताना चाहूँ तो मैं पहला आता है कोर्स सुगर की एकेडमी, सबसे बेस्ट वेब मटेरियल आपको मिल सिक्योरिटी जाएगा। एकेडमी की आप बात कर रहे हो? हाँ हाँ, वेब सिक्योरिटी एकेडमी वही। ठीक है, और ट्राई हैक में अच्छा है। हम्म। और बुक्स वगैरह आप पढ़ सकते हैं, कैसे भी आपको बुक्स मिले रिलेटेड टू बगवांटी हंटिंग या एथिकल हैकिंग कैसे भी। ओके। और यूट्यूब से हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, या ट्विटर्स हैं, ट्विटर पे आप मैसेज कर सकते हैं अपने जो भी, जो आपका फेवरेट हैकर हो उसको आप मैसेज कर सकते हैं, हम्म। उनसे बातचीत कर सकते हैं। और तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, कोई बुक अगर आप मेंशन करना चाहें, लाइक आपको लगता हो कि ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो मेरे को देखना पड़ेगा एक सेकंड। ओके, कोई सारी दिक्कत बुक्स नहीं मैं है। अपने पीसी में रखता हूँ। अच्छा, मतलब आप पीडीएफ डिजिटल बुक्स पढ़ते हो? हाँ डिजिटल, तो खरीदने के लिए अभी इतना है नहीं, खरीद के रखूंगा कहाँ में। हाँ, एक्चुअली ये चीज़ मैं थोड़ा सा इलाबरेट करना चाहूँगा। जो लोग भी यहाँ पर सुन रहे हैं उनका एक कंसर्न रहता है यार कि ना, बुक्स नहीं है, बुक्स खरीदने के पैसे नहीं है। बिकॉज जब मैंने भी स्टार्ट किया था तब उस वक्त ना जितनी भी बुक्स आती थी वो अराउंड 2,000, 4,000, इवन कि मैंने कुछ कुछ ऐसी बुक्स भी देखी है जो कि 11-11 हज़ार तक जाती थी। बट अगर जी, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप डिजिटल बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो तो पहली बुक मैं अगर बताना चाहूँ तो ये CEH की वर्जन 11। ठीक है, आई थिंक इसका अभी रिसेंटली एक अपडेटेड वर्जन भी आया है, वर्जन 12 करके। वर्जन 12 मैंने अभी देखा नहीं है, और देख लूंगा, शायद आ गया हो, तो इतना टाइम मिल नहीं पाता है तो आज हम्म। देखूंगा। हाँ, और वर्जन 12। CBS का 8 वर्जन भी अच्छा है, 10 भी अच्छा है, और 11 सबसे बेस्ट लगा है मेरे को, क्योंकि पूरा कंबाइन है 11 में। ओके। और मैं बुक्स बताऊँ तो ओवास की बुक्स हैं बहुत सारी। हम्म। एक क्वेश्चन एंड है लाइक कि अगर मुझे बग बाउंटी करनी है तो क्या मेरे पास किसी टाइप का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है? नहीं, बागवानी के लिए सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर किसी जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें सर्टिफिकेट्स होना जरूरी है। ओके। तो और एक क्वेश्चन मैं इसमें हो रहा है कि लाइक डिग्री होनी ज़रूरी है या सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, मतलब दोनों में से क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है? अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं सिर्फ और सिर्फ मैंने 12th पास किया है। हम्म। मेरे पास कोई डिग्री वगैरह कुछ नहीं है, और मैं बग हंटिंग में अच्छा खासा कर रहा हूँ। हम्म। और ओके। अगर आप किसी जॉब्स के लिए जा रहे हैं तो आपको ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। हम्म। और सर्टिफिकेट जितना हो सके आप सर्टिफिकेट्स कर लीजिए, सबसे बेस्ट सर्टिफिकेट्स हैं। NSE है, क्वालिफाई कॉलेज का है, IT मास्टर के पेन टेस्टिंग है, हम्म। DFIR के सर्टिफिकेट्स है। मतलब बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको करना चाहिए अगर आप जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हैं। हम्म। समझ गया। मैं एक्चुअली लिंक्डइन पर जब भी चेक करता हूँ ना साइबर सिक्योरिटी से रोल्स, तो मुझे कौन कौन से सर्टिफिकेट एटलीस्ट इंडिया में कॉमन मिलते हैं जो सबके पास होना चाहिए। एक तो CEH का सर्टिफिकेट जो कि EC हाँ। काउंसिल की तरफ से आता है। दूसरा है OSCP का सर्टिफिकेट। और
कॉम्टिया सिक्योरिटी प्लस करके भी आपको एक सर्टिफिकेट मिल हम्म। जाएगा। तो आप इन तीन में से अगर कोई दो कर लेते हो तब भी चांसेस है कि आपको जॉब या इंटर्नशिप तो मिल ही जाएगी साइबर सिक्योरिटी अगर में। आपने अगर आपने ओएससीपी कर लिया है तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ओएससीपी की मान्यता इसमें पूरे वर्ल्ड में है। ओएससीपी बहुत बड़ा सर्टिफिकेशन, एक मतलब कि एक एडवांस लेवल का सर्टिफिकेशन है वो। हम्म। और कॉम्टिया प्लस कर लिया तो भी अच्छा है, और सीईएस का ईसी वो ईसी काउंसिल है, वो भी अच्छा है। तीनों अच्छे हैं, बेस्ट। अगर सर्टिफिकेट आपने किए हैं और अगर जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये सर्टिफिकेट आपके लिए अच्छा है, वर्थेड है। हम्म। ठीक है। तो जैसे इस चीज़ पे तो बात हो गई, अब मैं मान लेता हूँ कि मुझे ना हैकिंग टर्म के बारे में इनिशियली पता चला, मुझे समझ भी आ गया कि यार बग बाउंटी ये चीज़ है, मुझसे मतलब जो बग्स भी हैं मुझे बेसिक पता चल गया। बट मुझे सही डायरेक्शन नहीं मिल रही है कि मैं ये करूँगा तब मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। बिकॉज बहुत सारे हैकर्स को पता है कि हैकिंग ये है, बग बाउंटी ये है, बग्स ये हैं, उनका लेवल ये है, पता हर चीज़ है, बट फिर भी वो चीज़ हो नहीं रही है। तो यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि मैं ऐसे क्या चीज़ करूँ कि मतलब अभी मैं ए स्टेज पे हूँ तो मेरा लेवल ए से इंक्रीज होकर एक बी पे आ जाए। इसलिए आप, अगर मैं बता सकूं, मतलब कि आपको पूरा नॉलेज है एथिकल हैकिंग में, बग हंटिंग में, लेकिन आपको बग नहीं मिल रहे हैं या आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, है ना? यही है ना? हम्म। तो इस चीज में आपको करना चाहिए कि बुक्स होती हैं, प्रैक्टिसेस, हम्म। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम्म। बेस्ट एग्जांपल है, मेरे बहुत प्रैक्टिस किया है मैंने। मैंने 2 साल इतना प्रैक्टिस किया है, अब जाके मैं डेली पर्पस पे एक बग तो निकाल देता हूँ, डेली एक बग। और ओके। अगर आप डेली एक बग निकाल देते हैं तो और भी अच्छा है। आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। ओके। ठीक है, मतलब ये बात मैं समझ गया कि प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। बट क्या आपको कभी ये नहीं लगता कि यार मैंने एक हफ्ता लगा दिया, मुझे इसमें कोई बग नहीं मिला एंड इस वक्त मुझे रुक जाना चाहिए? बिकॉज मैंने ये चीज़ खुद फेस करी है बहुत बार कि ना मतलब हंट कर रहे हैं कर रहे हैं कर ही जा रहे हैं, देन फिर सो भी नहीं रहे, उसके बाद ये चीज़ है कि गैप आ गया। तो मुझे यहाँ पे जो पॉइंट लगता है कि एटलीस्ट एक पॉइंट तो होना चाहिए कि जहाँ पे हमें रुक के थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद उस पर हम दोबारा जा सकते हैं, बट एक ब्रेक होना कहीं ना कहीं ज़रूरी है। ब्रेक होना जरूरी है, शायद 1 घंटा 2 घंटा बहुत है। एक बग हंटर्स के लिए ब्रेक लेना यानी कि बहुत ज्यादा वो होता ना, मतलब कि क्या बताऊं, बहुत ज्यादा लॉस करवाना। हम्म। बग हंटर्स के लिए गैप लेना यानी कि लॉस बहुत हो जाना। मैंने गैप ले लिया था 9 डेज का। मैं बता रहा हूँ, मैं सब कुछ भूल गया, सब कुछ भूल गया। फिर मैं घर पे आया वापस, मैंने सब कुछ रिवाइज किया, तब जाके मैंने दोबारा हंटिंग शुरू करी। अगर आप बग हंटर हैं तो गैप लीजिए, 1 घंटा 2 घंटे का सही है। और आप ज्यादा थक गए तो एक दिन, लास्ट 1 डे, 1 डे का गैप बहुत अच्छा है। लेकिन आप लगातार 3 4 दिन का गैप ले रहे हैं तो आप जो पीछे का पढ़ा है आपने वो भी भूल जाओगे, और जो आपने प्रैक्टिस करी है वो भी भूल जाओगे। फिर आपको नए सिरे से दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो गैप लेना तो ना के बराबर है बग हंटर्स के लिए। ओके, तो मतलब गैप ना ले, आप ये कह रहे हो? हाँ, गैप ना लें। गैप लेना है तो 1 घंटा 2 घंटे का आराम से लीजिए, हम्म। आराम से इंजॉय कीजिए, फैमिली के साथ बैठिए, मूड फ्रेश कीजिए, हम्म। घूमिए बाहर, घूमिए कहीं, जो भी हो सकता है वो करिए, मूड फ्रेश कीजिए अपना बस। उसके बाद फिर आप दोबारा बैठें, एक अच्छे से पोर्शन बना के बैठे, मतलब कि अगर आप बैठे हो, आप हंटिंग कर रहे हो तो उसमें लग जाइए। आप बीच में ना डिस्टर्ब हो, ना कुछ आपको कोई डिस्टर्ब करे, ना आप कहीं जाए, ना आपका फोकस कहीं और हो। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ बग हंटिंग पे होना चाहिए। ओके। तो एक चीज़ और भी है, लाइक कुछ लोग क्या करते हैं, उन्होंने एक ट्यूटोरियल देखा, दूसरा ट्यूटोरियल देखा एंड वो सिर्फ ट्यूटोरियल ही देखते रहते हैं। मतलब मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो मेरी और किसी और की कुछ बात हो गई थी, वो इंसान भी कहता था कि मैं भी हैकिंग में हूँ एंड मैं भी बोलता था मैं भी हैकिंग में हूँ। तो हम्म। फनी इंसिडेंट क्या है, जब मैंने उससे पूछा कि लाइक क्या हैक कर सकते हो या क्या प्रैक्टिकल आता है, तो उनका क्या आंसर था कि मुझे हैकिंग तो आती है पर मैं प्रैक्टिकल नहीं करता होता। एंड आई वाज लाइक यार क्या बात कर रहे हो? बिकॉज बिना प्रैक्टिकल करे थियोरेटिकली तो हैकिंग में चीज़ें होती नहीं कि यार मैंने बोल दिया ये कंपनी हैक हो जाए तो कंपनी हैक हो जाएगी।
मोस्ट प्रोबेबली ये है कि एक्शन में चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी जी, है। प्रैक्टिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप हैकिंग में आए हो तो स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल ही लोग पूछते हैं। हम्म। अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो तो आपको पहले दो फेसेस के इंटरव्यू होते हैं। पहला होता है टेक्निकल, फिर हम्म। होता है नॉर्मल वॉइस वाला। तो जब आप कंपनी में जाते हो तो आपको एक मशीन दी जाती है, एक वल्नरेबल पूरा एनवायरनमेंट दिया जाता है। आप उसको हैक करें, उसको ब्रेक करें, आप उसको कैसे सिक्योरिटी वो रेमेडिएशन कैसे कर सकते हैं, इम्पैक्ट कैसे बता सकते हैं। हम्म। तो प्रैक्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो एक बेसिक क्वेश्चन है कि लाइक अगर मैं पूछूं कि इन फ्यूचर आप क्या करोगे, लाइक बग हंटिंग को आप कंटिन्यू करोगे या कभी लगता है कि नहीं मैं बग हंटिंग को छोड़ के कुछ और भी चीज़ कर सकता हूँ? नहीं, मैं बग हंटिंग तो छोड़ूंगा नहीं, जो मेरा फुल टाइम है। बग हंटिंग ही सब कुछ है, क्योंकि मैं 2 साल से इस पीछे लगा पड़ा हूँ। मैंने हार नहीं मानी अभी तक, और ना आगे चल के हार मानूंगा। तो बग हंटिंग ही सब कुछ है। अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा, नो प्रॉब्लम, बट इन फ्यूचर मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। बग अच्छा, हंटिंग ही मतलब सब कुछ है। बग बग हंटिंग को आप आगे कंटिन्यू ज़रूर करोगे। हाँ, कंटिन्यू रहेगा ये। ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगती हो कि मुझे बग हंटिंग के साथ करनी चाहिए या फिर सिर्फ बग हंटिंग ही करनी चाहिए? देखिए, अगर आप अगर किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हो तो सिर्फ एक चीज़ पे ही फोकस करें। हम्म। अगर आप बगंटी के साथ कुछ सोशल मार्केटिंग कर रहे हैं तो फिर आपको मन नहीं लगेगा उस चीज में, आप पागल हो जाओगे। ओके। इसमें एक चीज मतलब पे एक फोकस कीजिए। जैसे जो मेरे क्वेश्चन था उसमें ये भी चीज़ थी कि लाइक हम बग हंटिंग से रिलेटेड भी चीज़ें कर सकते हैं। मतलब ये मेरा ओपिनियन है कि अगर हम बग हंटिंग कर रहे हैं तो उसके साथ साथ क्या है कि हम ब्लॉग्स लिख सकते हैं उस सब से रिलेटेड। एंड ब्लॉग्स के अलावा अगर हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो लाइक क्या हमें ब्लॉग साथ साथ लिखने चाहिए, क्या हमें कंटेंट क्रिएशन में जाना चाहिए, या फिर नहीं अगर मैं बग हंट कर रहा हूँ तो मुझे बग हंट ही करना है, मुझे बाकी चीज़ें नहीं करनी? तो जो मेरा क्वेश्चन था वो कुछ इस हिसाब से था। देखिए, अगर आप बग हंट कर रहे हैं तो करते रहें। इसमें ऐसा कोई चांसेस नहीं है इसमें कि आप ये कर रहे हैं तो मेरे को वो करना चाहिए। ऐसा कुछ है ही नहीं। आप बग हंटिंग कर रहे हैं तो इसमें करते रहिए, करते रहिए। एक टाइम आपको जरूर आएगा कि आप डेली पर्पस पे एटलीस्ट $1,000 तो बना ही लोगे, डेली पर्पस पे। ओके। तो $1,000 जिसको नहीं पता, इस वक्त अराउंड 82 रुपीज़ समथिंग का डॉलर चल रहा है, मैं 80 मान लेता हूँ। हाँ, तो 80 80 मान के इंटू वन चलता हूँ मैं थाउजेंड भी। हो गया। अभी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। जब मैं भी हूँ, मैं आपको बताता हूँ, डेली तो बग निकालता हूँ, लेकिन वीकली में अगर आपको बता दूं $500 मेरा वीकली का है। अगर फाइव मैं बग हंड्रेड निकालूं डॉलर एक, मतलब अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो वो कितना हो गया? या एटलीस्ट 30-40 के आसपास बैठेगा। ओके, तो वीक में थर्टी हो फोर्टी गया थाउजेंड 30,000। मिनिमम 30, मैक्सिमम 40। हाँ, मैक्सिमम 40। अभी मेरे को ज़्यादा हाई मिली भी नहीं है इतनी कि $1,000 या $2,000 के लाइक हूँ मैं। अभी ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। अगर आप डेली बेसिस पे करते रहेंगे, आप मान के चलिए, आप डेली एक बार सपोर्ट कीजिए, एक बार आप डेली रिपोर्ट कीजिए, और महीने में 30 वर्क्स हो गए। 30 में से अगर आपकी 10 भी वैलिड हो गई, 10 एक्सेप्ट हो गई, और मिनिमम आप मान के चलिए 500 से 1,000 के बीच में 10 की, तो आप डिवाइड कर लीजिए आराम से। आपका $10,000 तो यूं हो गए महीने महीने की, अच्छा। अप्रोक्स 8 लाख, 8 लाख पर मंथ। ओके। ओके। बहुत है। हाँ, फिर तो देखा जाए तो फिर तो ज़रूर आना चाहिए मतलब लोगों को इस फील्ड में, बिकॉज हाँ, पोटेंशियल है इतना। बहुत पोटेंशियल, बहुत ज्यादा। बस आपको नॉलेज होना चाहिए, इंफॉर्मेशन इतना होना चाहिए कि आप सामने वाले को बीट कर सकें। हम्म, क्योंकि बग हंटिंग में देखा जाए तो कंपटीशन इनविजिबल है। कंपटीशन हाँ, एग्जिस्ट करता है पर हमें दिखता नहीं है। सही बात है। हम्म, ठीक है। कंपटीशन इस आज के लेवल पे, आज के जमाने में बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि अगर मैं माना जाऊं तो आगे का नेक्स्ट 5 सालों में सब कुछ डिजिटल होने वाला है, सब कुछ वायरलेस होने वाला है, और सिक्योरिटी की जरूरत तो सब जगह पड़ेगी इस वक्त। हम्म। अभी नहीं, 2022 में नहीं, 2023 से लेकर 2027-28 तक, 28-27 तक सिक्योरिटी हाई हो जाएगी, बहुत ज्यादा। हम्म। क्योंकि तब तक इंडिया हुआ या पूरा वर्ल्ड हुआ बहुत ज्यादा
एक डिजिटल हो जाएगा, बहुत ज्यादा एक नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा, नई जनरेशन आ जाएगी। हम्म। तो उसमें सिक्योरिटी रिसर्चर की जरूरत पड़ेगी, एथिकल हैकर्स की जरूरत पड़ेगी, डेवलपर्स की जरूरत पड़ेगी, नेटवर्किंग डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी। बहुत सी चीजें होंगी जो आगे चल के आपको जरूरत पड़ेगी। ओके, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हो रहा है कि लाइक आपको क्या लगता है कि बहुत सारे बग हंटर्स वो एक स्पेसिफिक चीज़ जो कि वो गलत करते हो, कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है? नहीं, देखिए, सबका अलग अलग मेथोडोलॉजी होता है, सबका सबका अलग अलग लेवल होता है, सब लोग अलग तरीके से बग निकालते हैं। मैं अलग तरीके से निकालता हूँ, लोग अलग तरीके से निकालते हैं, सबका डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये गलत कर रहा है या ये हम्म। सही कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। ठीक है। और मतलब अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस पे आते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चंस इस हिसाब से हैं कि लाइक जो कम्युनिटी है मैंने वहाँ से ये क्वेश्चन उठाए हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि आपको एक नया लैपटॉप लेना है एंड बाय डिफ़ॉल्ट आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करोगे? क्या वो विंडोज़ होगा, या आप मैक ओएस का इस्तेमाल करोगे, या फिर आप लाइनक्स का इस्तेमाल करोगे? मैं तो विंडोज प्रेफर करूंगा। अगर मैं अपना बताऊं, जो मैं अपना इस समय जो मैं यूज कर रहा हूँ वो है i3 का 4th जनरेशन, जो कि आई थिंक 2016 या 17 का चला रहा हूँ इस मैं भी वक्त में। यही चीज़ सोच रहा था कि i3 4 तो बहुत पुराना है। उसको मैंने अपग्रेड करवाया था, सेकंड हैंड है, वो भी सेकंड हैंड लिया था मैंने 18-19 हजार का सेकंड हैंड लिया था। उसको 1 साल हो गया, अभी तक चल रहा है। हम्म। और उसमें 4 GB, आई थिंक 8 GB का रैम है, और SSD उसमें है 256 का। तो वो अच्छा चल रहा है, वरना फिर तो हार्ड डिस्क था पहले, बहुत मारा मारा चलता था, क्या बताऊं मैं। हम्म। हाँ, ये टिप है जिन लोगों को नहीं पता, आप अपने सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हो। आप सीधी परफॉर्मेंस को 2x 10x आप कितनी भी परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो। बट आपको करना क्या है कि आपको हार्ड डिस्क से शिफ्ट करना होगा एसएसडी में, बिकॉज बहुत हार्ड लोगों डिस्क को तो आज के बहुत टाइम में भी बेकार है। नहीं पता। SSD इज द बेस्ट, मैं बताना चाहूंगा। अगर आप एथिकल हैकिंग और बग हंटिंग कर रहे हैं तो SSD आप 256 से अबव भी लगवाएं, 512 1 TB तक, ताकि और अच्छा आपको परफॉर्मेंस मिले। क्योंकि मैं अपना लैपटॉप की अगर मैं बताऊं, i3 4th जनरेशन में 256 का SSD है, मेरे को बहुत प्रॉब्लम करता है इसमें। हम्म। मैं जब भी लिनक्स चलाता हूँ या कुछ टूल्स होते हैं, जैसे डेलफॉक्स टूल है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के लिए यूज होता है, हम्म। तो वो जब भी मैं उसको रन करता हूँ, वो मेरा लैपटॉप बंद हो जाता है पूरा, मेरे को रीस्टार्ट करना पड़ता है। इतना दिक्कत आ रहा है मेरे को इस समय। ठीक है। तो ऑलरेडी आपने बता ही दिया कि आप कौन सा सिस्टम यूज़ करते हो, बट फिर भी मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा कि क्या मुझे हैकिंग स्टार्ट करने के लिए या फिर मुझे बग हंटिंग करने के लिए एक पावरफुल सिस्टम ही चाहिए? हाँ, जरूर। आपको एटलीस्ट i7 तक तो जाना चाहिए। ओके, नहीं, अगर आप स्टार्ट करने के लिए भी। स्टार्ट करने के लिए, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपके पास, मतलब कि एक आप एक रिच फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, तो आप ROG ले सकते हैं, हम्म। आसूस का टफ ले सकते हैं, बहुत से लैपटॉप है। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग है, जब बिगनर चाहिए, तो आप लेनोवो पे जा सकते हैं, हम्म। या डेल हुआ, लेनोवो हुआ, आसूस के लैपटॉप से i5 से i7 तक आप जा सकते हैं। और जब आप प्रो बन जाए कि आपको लग रहा है कि हाँ, मेरे को अब अच्छा सिस्टम चाहिए, देन आप ROG पे शिफ्ट हो सकते हैं, आप मैकबुक पे शिफ्ट हो सकते हैं। हम्म। ठीक है। मैं भी शिफ्ट होने की सोच रहा हूँ, शायद इस साल तक ROG ले लूंगा। ओके। अगर मैं अपनी तरफ से बताऊँ तो आप कोशिश करना कि आप ROG की तरफ ही जाओ, क्योंकि मैक मैं यूज़ कर चुका हूँ एंड मुझे जितना लगता है कि मैक जो सिस्टम्स है वो ओवर रेटेड है। बिकॉज हाँ, M1 के साथ जो अभी चिप्स चल रही है, M1 M2 एंड जो उसके प्रो और मैक्स मॉडल्स हैं, स्टिल उसमें बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो साइबर सिक्योरिटी के हैं जो कि चलते ही नहीं है। उसका मेन रीज़न है कंपैटिबिलिटी एंड बेसिकली वो आर्म बेस्ड प्रोसेसर्स हैं एंड जो टूल्स बने हैं वो कुछ इस हिसाब से बने हैं कि वो दूसरे आर्किटेक्चर पर काम करें। मैकबुक अगर उसको देखा जाए तो वो हैकिंग पर्पज यूज हो सकता है, ठीक है, लेकिन टूल्स पर्पज पे यूज नहीं हो सकता। वो उस पर आप हैकिंग कर सकते हो, क्योंकि उसमें इनबिल्ट टर्मिनल आता है, उसमें तो इनबिल्ट है टर्मिनल, हम्म। पैरेट है आई थिंक उसमें, वो अगर देखा जाए हम्म। तो वो इनबिल्ट आता है, उस पर आप कर सकते हैं, हैकिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप टूल्स के बेसिक्स पे जाएंगे या विंडोज के बेसिक्स पे जाएंगे, तो आपको विंडो की जरूरत पड़ेगी। हम्म। हैकिंग्स के इतने सारे टूल्स हैं, मैं अगर आपको बताऊं तो मैं 22 टूल्स यूज करता हूँ हैकिंग, और जब अपना रिकॉर्ड करता हूँ एक वेबसाइट को, मेरे पे एटलीस्ट 12 घंटे लग जाते हैं एक वेबसाइट को टेस्ट करने में, ओके। पूरा डीप जाने में।
तो मैं विंडो ही प्रेफर करूंगा। आप अगर लें, कोई लैपटॉप ले रहे हैं इन फ्यूचर या नेक्स्ट कभी, तो आप विंडो ही लें, मैकबुक पे ना जाएं। ठीक है। और रैम का आपको क्या लगता है कि कितनी रैम होनी चाहिए? मिनिमम 16 GB। मिनिमम 16 GB, ओके। बिकॉज आज के टाइम में लोगों को जो रैम है वो इतने ज़्यादा ऑप्शन 16 GB और में नहीं मिलते। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्केट है वो 8 के अराउंड ही रिवॉल्व करती है, बट हाँ, करंटली जो मैं यूज़ करता हूँ वो भी 16 GB का ही मॉडल है। 8 GB आप यूज कर सकते हैं, बट अगर मैं बताऊं बगसूट की, तो वो बहुत ज्यादा रैम घेरता है, बहुत ज्यादा घेरता है। जब मैं बगसूट ऑन करता हूँ तो एटलीस्ट 3 से 4 GB तो वो घेर लेता है। अच्छा। तो मैं बताऊंगा कि आप मिनिमम 16 GB तक तो जाइए मिनिमम। आपको ओके। परफॉर्मेंस में भी अच्छा लगेगा, आपको कोई भी टूल, कोई सा भी टूल लैग नहीं करेगा, बहुत अच्छा स्पीड देगा। बेस्ट है, 16 GB बेस्ट है। और स्टोरेज का अगर देखी जाए तो आप ले सकते हैं 500 GB बहुत है। ओके। तो एक क्वेश्चन हो रहा है कि इनिशियल स्टेज पर आपने कौन से बग्स ढूंढे थे, या फिर आपको कौन से बग्स के बारे में पता चला था शुरुआत में जब आप ये चीज़ कर रहे थे? बग्स के बारे में तो एटलीस्ट मेरे को सारे बग्स के बारे में पता था, ठीक है। और जो मेरा पहला बग था वो था एसक्यूएल इंजेक्शन टाइम वेस्ट। तो पहला बग था, उस पर मेरे को $300 का बाउंटी लगा था। मैंने ट्विटर पे ट्वीट भी किया था, और फिर मैंने अपने ग्रुप में भी बताया था कि ऐसे ऐसे करके मेरे को ये मिला था। हम्म। और अगर मैं ऑटोमेटेड टूल्स की बात करूं तो सबसे बेस्ट टूल है एक्नोटिक्स। सबसे एक बेस्ट बार आप उस ऑटोमेटेड टूल का टूल नाम है बता सकते हैं दोबारा? एक्नोटिक्स। ओके। ठीक है। सबसे बेस्ट ऑटोमेटेड टूल है ये। मैं भी यूज करता हूँ, बट बहुत कम यूज करता हूँ। मेरा 90% मैनुअल टेस्टिंग है। हाँ, मेरा एक्चुअली मैं इस क्वेश्चन पे आने वाला था कि एक हैकर है तो उसको मैनुअल पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या फिर ऑटोमेटेड टूल्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? अगर मैं बताऊं तो आपको कभी भी एक टूल पे निर्भर नहीं होना चाहिए हम्म। कि आपको लग रहा है मेरा ऑटोमेटेड टूल ही सब कुछ करेगा, तो ऐसा नहीं है। कभी कभी वो टूल भी फॉल्स पॉजिटिव बताता है, और कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है वो टूल्स नहीं बता पाता है। तो आप मैनुअल पे ही जाएं, सबसे बेस्ट है मैनुअल। एंड बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो ऐसे हैं जो कि ऑटोमेटेड टूल्स को रोकते हैं। इवन कि मैंने खुद बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे हैं जहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि डू नॉट यूज़ ऑटोमेटेड टूल्स, एंड वहाँ पर मेंशन भी होता है कि आप स्कैनर्स का इस्तेमाल मत करो। बेसिकली वो ये चीज़ कहना चाहते हैं कि आपको जो भी फाइंडिंग्स करनी है वो मैनुअल हो इंस्टेड ऑफ आपका कोई भी ऑटोमेटेड टूल। उसका रीज़न ये है, एक तो फॉल्स पॉजिटिव वाली चीज़ है, उसके अलावा ये है कि कई बार क्या है कि वो रिक्वेस्ट इतनी ज़्यादा भेज देते हैं सर्वर पर। डॉस अटैक हो जाता है कभी कभार। हाँ। तो ये भी चीज़ है जो मैंने देखी अब है। तो प्रोग्राम्स भी बताते हैं कि 5 रिक्वेस्ट पर सेकंड, 10 रिक्वेस्ट पर सेकंड ऐसे भेज सकते हैं अगर आप ऑटोमेटेड टूल यूज कर रहे हैं। तो हम्म। मिनिमम 5 रिक्वेस्ट पर सेकंड बेस्ट है अगर आप ऑटोमेटेड टूल यूज करते हैं, वरना मैनुअल इज द बेस्ट। 100% आप मैनुअल पे ही जाएं। हम्म। ओके। सो आज के टाइम में मुझे बेसिक बग हंटिंग आती है मान के चलो, तो ऐसे कौन से बग्स है जिसके ऊपर मुझे ध्यान देना चाहिए अगर मेरे बेसिक्स क्लियर हैं तो? अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको सबसे पहला बग है वो ओपन रीडायरेक्ट है। ओके। दूसरा है एचटीएमएल इंजेक्शन और क्रॉस साइट। बेस्ट बता रहा हूँ मैं, तीनों बहुत अच्छे हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन एक एडवांस हो गया है, क्योंकि एसक्यूएल इंजेक्शन बहुत हार्ड है उसको फाइंड करना। उसको हम्म। एक्सप्लोर करना तो इजी है, लेकिन उसको फाइंड करना, यानी कि अगर आपके पास 100 वेबसाइट है तो 100 में से आपको 10 वेबसाइट ऐसी होंगी जिसमें शायद एसक्यूएल हो, या फिर 5 वेबसाइट ऐसी होंगी जिसमें आपको एसक्यूएल इंजेक्शन मिलेगा। एक्चुअली अगर आप जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ वो इन्हीं पे ही है। मैं एक प्रॉपर हम्म, सीरीज लाने वाला हूँ एसक्यूएल इंजेक्शन पे, प्लस हमारा ओपन रीडायरेक्ट पे भी एक वीडियो आने वाली है। अच्छी बात है, ओपन रीडायरेक्ट अच्छी है। और अगर मैं बताऊं बिगिनर्स के लिए, जो हम्म। मैंने स्टार्टिंग में किया था वो था क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ओके। सबसे बेस्ट है एक्सेसेस। एक्सेसेस, सबसे बेस्ट है स्टोर एक्सेसेस, ब्लेंड एक्सेसेस और जो रिफ्लेक्टिव एक्सेसेस। ये तीनों बेस्ट है, आपको कहने की तो मिल ही जाती है। बहुत ओके। कॉमन कॉमन बग है, आपको हर एक वेबसाइट में मिल ही जाएगा। ओके। आपने कभी ये चीज़ सोची है कि लाइक मुझे गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे हैकिंग करनी है? मतलब मैं इलीगल चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब उनकी हेल्प करने के लिए क्या कोई कभी ऐसा प्रोग्राम को आपने देखा है? देखिए,
मैं तो नहीं करता गवर्नमेंट वेबसाइट पे, पर मेरा दोस्त करता है। आई डोंट नो, उसने कम से कम 10 से 15 वेबसाइट गवर्नमेंट की उसने कॉम्प्रोमाइज की होंगी और उनको रिपोर्ट भी किया होगा। ओके। तो गवर्नमेंट का क्या है कि वो लोग रिप्लाई नहीं देते हैं जल्दी। और रही बात एंड रिवॉर्ड की, तो रिवॉर्ड भी नहीं करते हैं, बट एज पर सिक्योरिटी आपको उनको मेल तो एटलीस्ट करना चाहिए कि ये चीज आपकी वेबसाइट में कमी है, इसको जल्द से जल्द ठीक करें। एटलीस्ट आपको रिपोर्ट तो करना चाहिए, चाहे वो रिपोर्ट दें या ना दें। ओके। एक्चुअली ये चीज़ ना मैं तो मैंने जाता खुद नहीं हूँ। भी ऑब्जर्व करी है कि जो गवर्नमेंट्स है वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती इन चीज़ों पे। बट रिसेंटली ही कल मैं पढ़ रहा था, नेपाल गवर्नमेंट ने अपना खुद का एक बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च किया है कि हैकर्स डायरेक्टली उनकी वेबसाइट्स को हैक करें, जो भी उन्होंने इन स्कोप आउट स्कोप रख रखा है उसके हिसाब से, एंड वो रिपोर्ट कर सकते हैं, एंड वो रिवॉर्ड भी अच्छा दे रहे थे। तो हर गवर्नमेंट का एक अलग अलग फेस है। हम्म। इंडिया में बहुत से कम गवर्नमेंट वेबसाइट है जो शायद रिवॉर्ड करती हैं, जैसे बैंक्स हैं। हम्म। बैंक रिवॉर्ड नहीं करती, बट बैंक्स नौकरी देती हैं, जॉब्स देती हैं। हम्म। अगर आपने कुछ क्रिटिकल निकाला है, जिससे कंपनी को हार्म हो रहा है या वेबसाइट को हार्म या बैंक्स को हार्म हो रहा है, तो वो आपको फिर एक जॉब पर रख लेंगे। ओके। और नेपाल एक तो अलग गवर्नमेंट है, तो उसका तो मेरे को कुछ ध्यान है नहीं, मेरे को पता ज्यादा नॉलेज है नहीं नेपाल का। ओके। सो हाँ, तो नेपाल वाले लाइक मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, बट फिर मेरे माइंड में ये चीज़ आई थी क्या इंडियन जो गवर्नमेंट है वो कुछ प्रोग्राम्स चलाती है या नहीं चलाती, बट मुझे कुछ इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली नहीं उस बारे में। बट स्टिल मुझे जितना लगता है कि माइट बी इन फ्यूचर प्रोग्राम्स आए बग हंटर्स के लिए। गवर्नमेंट शायद इन फ्यूचर चला सकती है गवर्नमेंट, और मेरे हिसाब से तो शायद मुश्किल ही है लाए, क्योंकि गवर्नमेंट है, कुछ भी हो सकता है भाई हम्म। आज के जमाने पे। अगर वो प्रोग्राम लाएगी तो बहुत कम रिवॉर्ड में लिखाएगी। जैसे पेटीएम का मैं बता दूं, हम्म। मेरे दोस्त ने क्रॉस साइड स्क्रिप्टिंग निकाली थी पेटीएम में, उसको आई थिंक 2500 रुपीज दिए थे, सिर्फ डॉलर्स वगैरह में नहीं थे, सिर्फ 2500 रुपये मैं देके भी उसको यही निपटा चीज़। दिया था। हम्म। हाँ, मैं थोड़ा सा एक अपना इंसिडेंट बताता हूँ। हमारा एक हैकर्स का ग्रुप है, वहाँ पर क्या हुआ था कि एक कंपनी है, सिर्फ एक नहीं ऐसी दो तीन कंपनीज हैं, उन्होंने एक टेम्पलेट बना रखी है। चाहे हैकर्स के बग वैलिड हो या इनवैलिड हो, वो सबको एक ही चीज़ लिखते हैं हैकर्स को कि आपका जो बग है वो डुप्लीकेट है या फिर आपका बग नॉट एप्लीकेबल है। और बग एग्जिस्ट करता है, मतलब उन्होंने क्या कर रखा है, एक टेम्पलेट बना रखी है, बस वो टेम्पलेट में क्या चेंज करते हैं, हाय, योर नेम, बाकी सारी चीज़ बिल्कुल सेम, और एट द एंड लिख देते हैं कि आपका बग या तो नॉट एप्लीकेबल है या फिर फॉल्स रिपोर्ट है, चाहे वो कुछ भी हो। क्योंकि अगर सेम चीज़ सिर्फ एक हैकर ने नहीं, बाकी हैकर्स ने भी टेस्ट करी और सबको लग रहा है कि वो बग है, ठीक है। अराउंड 100 लोगों का ग्रुप है, वो बेसिकली बग हंटिंग की एक ट्रेनिंग है उसमें। तब मुझे एक चीज़ समझ आई कि इंडियन कंपनीज ऐसे कुछ हरकतें करती हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है एंड एक्सपीरियंस है जो कि मैंने बाकी बग हंटर्स के साथ देखा है। अगर मैं अपनी बताऊं, मैं स्टार्टिंग में जब मैं बिगिनर्स था तो मैंने बहुत सारी गवर्नमेंट की वेबसाइट को चेक किया था। हम्म। मैंने रिपोर्ट भी किया है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन। हम्म। यहाँ तक अगर मैं बताऊं, डीपीएस अगर सुना होगा, दिल्ली पब्लिक स्कूल, उसमें एसक्यूएल इंजेक्शन था। हम्म। मैंने पूरा डेटाबेस निकाल लिया था, मैंने उसको रिपोर्ट भी कर दिया था। आई थिंक 1 साल तो हो गया, अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट वेबसाइट है, मैं रिपोर्ट कर देता हूँ लेकिन रेस्पॉन्स नहीं आता। मुझे तो मैं याद तो है बस इनिशियल स्टेज पे, आज से अराउंड 6-7 साल पुरानी बात है, तब मैंने एक वेबसाइट हैक करी थी। वेबसाइट का मैं नाम तो रिवील नहीं कर सकता, वो भी एक एजुकेशनल वेबसाइट थी। एंड उसके अंदर क्या बग था, वो एसक्यूएल इंजेक्शन का ही बग था। एंड अगर आपको पता, वो एसक्यूएल मैप नाम का टूल एग्जिस्ट करता था, आज हाँ भी एग्जिस्ट करता है, उससे हम फाइंड कर सकते हैं। हाँ, पूरा डेटाबेस निकल जाता है। हाँ, तो मेरी पहली प्रॉपर जो फाइंडिंग थी वो वही था इस अच्छा चीज़ का। है, फाइंडिंग तो सब अच्छे रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप रिपोर्ट करते हो लेकिन उसका रेस्पॉन्स नहीं आता, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो डाउन हो जाता है। फिर आपको लगता है कि यार हम इतना मेहनत कर रहे हैं, हम इतना बग्स रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट है कि हमको कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं देती है, हम्म। ना रिवॉर्ड ना रेस्पॉन्स ना कुछ। तो एक कॉन्फिडेंस जो होता है आपका डाउन हो जाता है। ऑल राइट। हाँ,
ये चीज़ है, मतलब कई सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि टाइम पे रिप्लाई नहीं करते, वो प्रोग्राम्स ओपन कर देते हैं, बट जब रिस्पॉन्स सही से नहीं आते या फिर जो रिवॉर्ड है वो बहुत कम होता है, एंड कुछ कुछ केसेस में तो रिवॉर्ड देते ही नहीं है, वो बस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके रख लेते हैं। तो ये चीज़ तो मैंने खुद देखी है। मैंने भी बहुत सी रिपोर्ट्स करी हैं शायद, अगर मैं बताऊं तो मैंने एक महीने पहले रिपोर्ट किया था एक वेबसाइट की, नाम तो नहीं बताऊंगा मैं। उसमें मेरे को मिला था, क्या मेरे को ध्यान नहीं, मेरे को चेक करके बताता हूँ मेरे को क्या मिला था। आई गेस एसक्यूएल इंजेक्शन था वो, ओके। टाइम बेस्ड वाला, ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन टाइम बेस्ड। मैंने उसको रिपोर्ट किया, 1 महीना हो गया, अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं आया है। पर मैंने उसको ज्यादा ध्यान ही नहीं है, मैं डेली पर्पस पे चेक करता था अपना जीमेल, शायद कुछ आ जाए, शायद कुछ आ जाए, पर कुछ नहीं आया। फिर मैंने सोचा मैं कि जाने दो, दूसरा वेबसाइट उठा के देखते हैं, शायद उसमें कुछ मिल जाए। वही, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, नो प्रॉब्लम, आप दूसरी वेबसाइट पे चेक कीजिए, उस पर आपको कंफर्म मिलेगा और रेस्पॉन्स भी आएगा अच्छा खासा। एक और भी मुझे याद है, आज से अराउंड 2-2.5 महीने पहले मैंने एक बग रिपोर्ट किया था। वो कंपनी इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, एंड उसकी डोमेन के होम पेज पे ही वो बग एग्जिस्ट करता है, और वो बग आज भी एग्जिस्ट करता है। मैंने उनकी सिक्योरिटी टीम को रिपोर्ट किया, ट्विटर पे रिपोर्ट किया, एंड कोई भी रिप्लाई नहीं आया उनकी साइड से। This depends of some financial problems of companies। कुछ प्रॉब्लम्स होती है कंपनीज की, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है नहीं, मैं कि वो इतना आपको बता रिप्लाई दूंगा नहीं कि करते। वो जो कंपनी है उससे रिलेटेड शो भी आता है, मैं नाम नहीं ले सकता कंपनी का, एंड मेन जो चीज़ है, उस कंपनी के पास पैसा बहुत है, प्रॉफिटेबल है कंपनी। तो फिर क्या ही कर सकते हैं, शायद सिक्योरिटी टीम को भी, या ऐसा हो सकता है क्या, वो जो आपने बग रिपोर्ट किया है तो ऑलरेडी किसी और ने कर दिया हो, फिक्स हो गया हो, इसलिए आपको ना बता रहे हो। ऐसा भी हो सकता है, कुछ केसेस में हो सकता है ऐसा। नहीं, मैंने उसको रिसेंटली दोबारा टेस्ट किया था, उसमें तब भी वो बग था। तो फिर भाई, अगर मैं तो भाई अपना ओपिनियन बताऊं कि अगर आपको 2 या 3 महीने तक आपको कोई रिप्लाई नहीं दे रही हो उस वेबसाइट की, आप अच्छे से ले लो। पूरा मैं कॉम्प्रोमाइज थोड़ा कर सा, लो। हाँ, मैं थोड़ा सा लीगल टर्म्स के अंदर ही रहना प्रेफर करता हूँ इन मैं भी चीज़ों में। सेम, मैंने आज तक कुछ किया नहीं वैसे भी। हाँ, तो ये चीज़ है, लाइक ऐसे। हाँ, हाँ है, एक। बहुत सी कंपनीज है रिप्लाई नहीं करती हैं, पता नहीं क्यों नहीं करती, मेरे को नहीं पता। या एटलीस्ट ये तो बता दो कि डुप्लीकेट है या फिर कुछ और हो हाँ, गया है मतलब एटलीस्ट वो ताकि। कुछ रिस्पॉन्स दे देना, तो उसमें हाँ हैकर को ये रहेगा कि यार ठीक है, गलत हो गया, कोई नहीं, दोबारा आगे बेटर कर लेंगे। हाँ, वो रेस्पॉन्स नहीं देते तो बहुत बुरा लगता है कि 1-2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 1 साल हो गया, आपने अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। हम्म, बहुत बेकार लगता है ये भी। समझता हूँ मैं ये चीज़। तो मतलब मैं अब कुछ क्वेश्चंस क्विकली पूछूंगा, बेसिक क्वेश्चन है। CTF क्या होता है आपको, मतलब आप अपने वर्ड्स में बताना चाहोगे? CTF अगर मैं बताना चाहूँ तो कैच द फ्लैग होता है, या ऐसी कुछ करके फुल फॉर्म होती है, मैं तो भूल गया हूँ। मैंने पहले हैक द बॉक्स पे बहुत किए थे। कैप्चर द फ्लैग है हाँ, प्रॉपर फुल कैप्चर द फ्लैग, हाँ। फॉर्म। हैक द बॉक्स सबसे बेस्ट है, मैंने उसमें बहुत सारे कर रखे हैं। एटलीस्ट मैंने जितनी भी मशीन्स हैं जो टायर 0, टायर 1, टायर 2 होती है, मैंने सब सॉल्व करके रखी हैं ऑलरेडी। और ये सब मैंने 6-7 महीने पहले ही कर दिया था, जब मैं एक्चुअली में नया नया आया था। क्योंकि मेरे को कंपनीज की वेबसाइट को कॉम्प्रोमाइज करना, सेल डालना, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था मेरे को। फिर बाद में पता चला कि इसके ये भी हार्मफुल हो सकती हैं, आपको भी हार्म हो सकते हैं। उसके बाद मैंने ये सब बंद कर दिया, फिर मैंने कभी नहीं किया। ओके, तो एक चीज़ और है कि लाइक जो भी बग हंटर्स है, क्या उनको CTF करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए, उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। दूसरा, आप लिनक्स पे एक्सपर्ट हो जाओगे। करना चाहिए, मैं भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं, मैं भी टाइम पास जब भी फ्री बैठता हूँ मैं 1-2 CTF कर लेता हूँ। और एक क्वेश्चन और कि लाइक CTF करने के लिए क्या चीज़ आनी चाहिए, मतलब कुछ बेसिक स्किल्स के जो आप नाम बता सको। बेसिक अगर मैं बताऊँ तो लिनक्स की कमांड सबसे बेस्ट, सबसे नंबर 1 पे अगर मैं बताऊँ बेसिक, तो लिनक्स की कमांड आपको आना चाहिए। ठीक है, और Linux हो गया। सेकंड थिंग अगर मैं बताऊँ तो अगर आपको मशीन मिलती है, आप उसको पहला चेक कर लो, एज ए रेफरेंस कर लो उस वेबसाइट पे, उस मशीन पे, कि इसमें क्या क्या है, वेबसाइट कैसे काम करती है। अगर मैं
अगर मैं इस चीज़ पे क्लिक करूँगा तो मेरे को क्या मिलता है। ऐसा आपको सब जगह पूरा वेबसाइट पूरा मशीन पे चेक कर लेना चाहिए एक बार में। ठीक है, मतलब लाइनक्स हो गया एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो गया। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हो गया। इसके अलावा लाइक ठीक जो है। चीज़ आप सजेशन देना चाहो। एनमैप, ठीक कोड है। स्कैनिंग, और मैं बताना चाहूँ तो जो स्टेटस होते हैं जैसे एच टी टी पी, एफ टी पी, स्टेटस एस एस कोड्स। एच, स्टेटस कोड्स, इन पे भी आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि इन पे भी कुछ बहुत बार वल्नरेबल होते हैं कुछ वेबसाइट पे। तो अगर मैं रिसेंटली बताऊं, मेरे को एक वेबसाइट में एफटीपी पोर्ट ओपन मिला था और ओके। मैंने गेटअप का रिकॉर्ड किया था, तो मेरे को एफटीपी का पासवर्ड और यूजर नेम पासवर्ड भी मिल गया। मैं लॉगिन भी कर गया, मैंने रिपोर्ट कर दिया, बट वो क्या बताऊं, वो डुप्लीकेट हो गया। मेरे को बहुत बुरा लगा। ये चीज़ मैं समझ सकता हूँ, ये चीज़ हुई है मेरे साथ भी। ओके। ये आप अपना रिकॉर्ड अच्छा रखें बस। रिकॉर्ड अगर आपका अच्छा है, तो आगे चल के आप सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ओके, आप कुछ रेकॉन से रिलेटेड टिप्स दे सकते हो। रिकॉन से रिलेटेड टिप्स अगर मैं पहला बताऊं तो आप गूगल रिकॉन, अगर आपको कोई वेबसाइट मिली है तो उसके बारे में आप पता करें कि ये वेबसाइट है क्या, तो कैसे काम करती है, गूगल पे सर्च करें। ठीक है। और सेकंड थिंग अगर मैं बताऊं तो आप जितने भी टूल्स हैं रिकॉन से रिलेटेड, हिडन यूआरएल्स फाइंड करो, सब डोमेन एनोमरेशन करो, और क्या कहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन से बहुत सारे टूल्स हैं। आई थिंक मैं अगर मैं बताऊं अपनी, मैं 22 टूल्स का यूज करता हूँ एक वेबसाइट पे। ओके, वाइस कुछ टूल है। टूल्स के नाम आप मेंशन करना चाहोगे। हाँ, एक मैं बता देता हूँ, बोलना पड़ेगा मेरे को, टूल्स ऐसे ध्यान नहीं रहते ना नाम। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप क्विकली भी बताना चाहो जो आपको माइंड में हो आप वो भी बता सकते हो। बहुत सारे टूल्स हैं। जैसे कि आप अगर मानो तो पहला है एसेट फाइंडर, जो कि सब डोमेन फाइंड करने के लिए होता है। ठीक है। ओके। फिर है डेलफॉक्स, जो कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के लिए होता है। जी एक्स एस एस है, और एच टी टी पी एक्स, एच टी टी प्रो है, के एक्स एक्स है, बहुत सारे टूल। पैरम स्पाइडर सबसे बेस्ट टूल है यूआरएल फाइंडिंग के लिए। हम्म। पैरम स्पाइडर, अर्जुन हुआ। हम्म। और सब डोमेन के लिए अगर मैं बताऊं तो सब फाइंडर, सब लिस्टर, सब रूट, ये हम्म। सारे, एसेट फाइंडर हुआ, एमाइस हुआ, ये सारे सब डोमेन इन्यूमरेशन के लिए काम आते हैं। ओके। ठीक है। मेरा लैपटॉप इतना कैपेबल नहीं है। हम्म। अगर मैं बताऊं, अगर मैं एक वेबसाइट के सब डोमेन फाइंड करता हूं हम्म। तो एटलीस्ट मेरे को 3 से 4 घंटे लग जाते हैं उनको एक्टिव और डुप्लीकेट में फाइंड करने के लिए। 3 से 4 घंटे मेनली लग जाता है। ओके, एक क्वेश्चन और है मेरा, लाइक ओवेस ऐप आपने कभी यूज़ किया है। मैंने स्टार्टिंग में यूज किया था, जब मैं था आई थिंक 1 साल हो गया था मेरे को, तब मैंने ओवा चैप यूज किया था, पर मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगा। क्योंकि मैं बताऊं, ओवा चैप बहुत ज्यादा पावर लेता है, बहुत ज्यादा। हम्म। मेरा लैपटॉप अगर मैं उसमें चलाऊं तो ओवा चैप अगर मैंने चला दिया और इस वेबसाइट को चेक करने में लग गया तो मेरा लैपटॉप खत्म है, नया लेना ओके। पड़ेगा। ठीक है। तो अभी आपको चूज़ करना है दो में से कोई एक टूल में, ओवेस ऐप या फिर बर्ब स्वीट, या फिर इसके अलावा कोई और आप सजेस्ट करना चाहो तो। बगसूट अच्छा है। और ऑटोमेटेड की बात करूं तो एक्मेटिक्स सबसे बढ़िया है। नेसस अच्छा है, नेसस टूल है, हम्म। वो भी वेबसाइट वेबसाइट की तरह है, लोकल होस्ट पे काम करता है, वो भी एक्मेटिक्स की तरह है, सबसे बेस्ट है। लेकिन नंबर 1 पे अगर मैं माना जाऊं तो एक्मेटिक्स नंबर 1 पे है, सेकंड नंबर पे बगसूट है, और फिर नेसस है। ओके, एक बार आप मुझे दोबारा बता सकते हो टॉप टू बॉटम। नंबर वन पर हाँ, एक्यूनेटिक्स। एक्मेटिक्स। ठीक है। हाँ, नंबर टू। सेकंड पे बगसूट, ठीक है, नंबर थ्री। और थर्ड पे फिर नेसस। ओके। और इन ठीक है सब तो। से अलग अगर मैं बताना चाहूँ तो मैनुअल बेस्ट है। मैनुअल टेस्टिंग सबसे बेस्ट है। हम्म। ठीक है। मेरे को भी जितना वेबसाइट जितना भी बग्स मिलता है वो मैनुअल ही मिलता है। अच्छा, मैनुअल ऑटोमेटेड पे, टेस्टिंग पे मिलता है। हाँ, ऑटोमेटेड मैं जब लगाता हूँ जब मेरे को लग रहा है कि इस वेबसाइट में कुछ नहीं है, फिर मैं वेबसाइट को उठा के फिर मैं एथमेटिक्स में लगा देता हूँ कि भैया अब तू कर ले, मेरा काम हो गया, अब तू देख, तो अगर कुछ फाइंड कर सकता है तो भैया मेरे को बता दे, मैं उसको रिपोर्ट कर दूंगा। हम्म। ओके, कुछ मैनुअल टेस्टिंग से रिलेटेड टिप्स जो आप देना चाहो। मैनुअल टेस्टिंग से रिलेटेड अगर मैं बताना चाहूँ तो सबसे पहले आप उस बग के बारे में पूरा कंफर्म कर लें कि बग कैसे काम करता है, क्या होता है। हम्म। तो अगर आपके पास एक वेबसाइट है तो सबसे पहले आप उसकी यूआरएल्स फाइंड कर लें, हिडन यूआरएल्स, उसके ओके। सब डोमेन्स निकाल लें।
फिर कुछ टूल्स होते हैं जिनकी मदद से उन बंच ऑफ यूआरएल्स में से आप मतलब अलग अलग कर सकते हो। एसक्यूएल है, या ओके। फिर रिफ्लेक्टिव एक्सेस है, हम्म। या एलएफआई है, या एसएसआरएफ है। हम्म। आप उनमें से निकाल सकते हैं अलग अलग। ओके। ठीक है, तो लाइक मैनुअल कुछ इस हिसाब से है। कोई ऐसी मैनुअल्स के टिप जो हिसाब आप से देना चाहो मैनुअल से रिलेटेड, मतलब कोई एक ऐसी चीज़ जो इंसान को करनी ही चाहिए। अगर ऐसी टिप मैं बताऊं तो हम्म, अगर आपके पास एक वेबसाइट है हम्म। तो उसके डीप कुछ जाओ आप एकदम सोर्स कोड तक। सोर्स कोड से लेकर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट तक वेबसाइट को पूरा छान लें। उसमें हम्म। क्या क्या चीज कैसे काम कर रही है, उसमें हम्म। सीएसपी देख ले, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी क्या लग रही है। हम्म। तो सीएसपी ज्यादातर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को ब्लॉक कर देता है। और ओके, वहाँ सी पे एस क्रॉस पी साइट विंडोज़। स्क्रिप्टिंग, हाँ, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी होता है ज्यादातर, उसको 100% उसको ब्लॉक कर देता है। उसको बाईपास करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा मुश्किल मुश्किल भी है। ओके। अगर मैं बताऊं तो आप बहुत सारे टूल्स हैं एक वेबसाइट पे यूज करने के लिए, बहुत ज्यादा। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा तो बहुत ज्यादा हाँ, वो ज़्यादा हो लंबा जाएगा। कन्वर्सेशन हो जाएगा। हम्म। तो ठीक है, लाइक हमने बहुत चीज़ों पे बात करी है। अगर मैं थोड़ा सा एंडिंग नोट की तरफ लेकर जाता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप सबको बोलना चाहिए, लाइक उसमें बिगिनर भी हो सकता है, इंटरमीडिएट भी हो सकता है, एडवांस भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको हैकिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो लाइक कुछ एंडिंग नोट आपकी तरफ से। इसमें अगर मैं बताऊं तो आप सबसे पहले बेस क्लियर कर लें अपना। हम्म। ठीक है। तो सेकंड है, आप जहां तक हो सकता है आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, इन सबको पढ़ें। इनसे आपको इंस्पायर होंगे, आपका एक्सपीरियंस मिलेगा हम्म। और आपको पता भी चलेगा कि ये चीज कहाँ कहाँ हो सकती है। हम्म। और बहुत से पेलोड्स हैं, आपको यूज करना आना चाहिए। हम्म। और फिर बताऊं तो मैं यूट्यूब सबसे बेस्ट है, यूट्यूब। और ओके। फिर बुक्स हैं, पीडीएफ्स वगैरह हैं, बहुत सारे बुक्स हैं। जैसे वेब हैकिंग 101 है, हम्म। और बूट कैंप है हैकिंग की, भगवान की बूट कैंप, हम्म। CH11 है। इन बुक्स को पढ़ें। हम्म। बस ये तीन अच्छा रहेगा। और हाँ, वो सुगर की लैब्स जो सिक्योरिटी एकेडमी लैब हैं उनको कीजिए, सबसे बेस्ट है। अगर आपने उन लैब्स को कर लिया है तो आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि ये बग यहाँ पे हो सकता है, तो ये बग कैसे निकलेगा उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। आप वेब सिक्योरिटी एकेडमी की बात कर रहे हो, पोर्ट्सविगर लैब्स की। हाँ, ओके। तो सही है मैंने मतलब। मैंने पहले वही किया था। सबसे पहले स्टार्टिंग में मेरे को जब पता चला ना कि ये लैब्स भी होती हैं, हम्म। लैब्स क्या होता है, तो मैं उनको एनरोल किया, मैंने आईडी पासवर्ड बनाया, मैं अंदर गया, तब जाके पता चला कि अरे यहाँ पे बहुत सारी मटेरियल है जिससे हम्म। मेरे को हेल्प मिल सकती है। तो मैंने एसक्यूएल करा, वहाँ पे एलएफआई किया है, एसएसआरएफ किया है, हम्म। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, बहुत सारी लैब्स हैं जो मैंने हाफ हाफ कर रखी है। हम्म। एटलीस्ट मेरे को पता चल जाएगा कि ये लैब ऐसे सॉल्व होती है। या फिर अगर आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ढूंढ रहे हैं तो मेरे को पता चल गया कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग मेनली कॉमन कहाँ कहाँ हो सकती है। हम्म। लैब अच्छा है, ब्लॉग्स बने और यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखें। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं एथिकल हैकिंग और बग हंटिंग से रिलेटेड। ओके। ठीक है, तो मतलब मेनली रिसोर्सेज का हमें आइडिया लग गया। एंड आपने कई सारी चीज़ें बताई जो माइट भी जिन लोगों को पता नहीं होंगी उनको पता ज़रूर चलेंगी। जो बिगिनर्स हैं उनका लेवल ज़रूर इंक्रीज़ होगा। एंड जो अभी हैकिंग में नहीं है, मैं तो बस ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोग एटलीस्ट फील्ड को एक्सप्लोर करो, बिकॉज कोई भी फील्ड बेकार नहीं होता। एंड टाइम लगता है हर चीज़ में। सबसे ज़्यादा बग हंटर्स के साथ या हैकर्स के साथ दिक्कत क्या है कि वो सरफेस लेवल पे टच करते हैं, वो डीप नहीं जाते। एंड फिर वो बोलते हाँ, हैं डीप कि नहीं जाते। बग हंटिंग में कुछ नहीं है, हैकिंग कुछ नहीं होता, हैकर्स इलीगल काम करते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं वो डिपेंड करती हैं इंटेंशंस पे। मैं अगर अपनी बताऊं मैं हैकिंग में क्यों आया, तो वो था क्योंकि मेरे पास एक साल ड्रॉप कर लिया था मैंने हम्म। 12th के बाद। तो कॉलेज तो नेक्स्ट ईयर हो पाएगा। अभी मेरे पास है 3-4 महीने हैं अभी। तो हम्म। 3-4 महीने में अच्छा हो जाऊंगा बग हंटिंग में। हम्म। एटलीस्ट इतना हो जाऊं कि मैं कॉलेज की फीस खुद दे सकूं, घर वालों से ना ले सकूं, ठीक इतना है। तो हो ही जाऊंगा। हम्म। और इतना हो भी गया हूँ, मैं कर लेता हूँ इतना तो। और मैं अगर बताऊं मैं बग हंटिंग में क्यों आया, तो वो था थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशंस होती है लोगों की। हम्म। तो मैं तो इस पर्पस पे आया था कि मैं बग हंटिंग करूंगा, एटलीस्ट लोगों के जानूंगा भी, लोगों से मिल पाऊंगा। हम्म। और जितने बड़े बड़े हैकर्स हैं उनसे मिलने का कभी मौका मिलेगा।
उनसे बात करने का, उनसे एक्सपीरियंस लेने का मौका मिलेगा। और राइट। सिक्योरिटी कैसे काम करती है, सिक्योरिटी क्या होती है, और मतलब कि कंपनीज के बारे में पता चलेगा। बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको नए नए आगे आगे चल के पता चलेगा धीरे धीरे। हम्म। तो हाँ, अगर मैं जैसे अपनी बात करूँ, मैं हैकिंग में कैसे आया था। आज से अराउंड 2015 या 16 का जो एरा था, जब जियो से पहले वाला एरा, मैंने उस टाइम पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रखा है। एंड मेरा यूट्यूब चैनल उस वक्त हैक हो गया था। तो आप तो खुद यूट्यूब लगाओ कि चैनल, मतलब कितने पीछे से मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस करता आ रहा हूँ। फिर तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस होगा आपको। तो ये चीज़ें हैं, बट जो फील्ड है ना स्पेसिफिकली, अगर मैं बग बाउंटी के बारे में बात करूँ, तो मुझे बग बाउंटी का नाम नहीं पता था। मुझे इतना पता था कि हैकर्स हैक करते हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं, पर मुझे बग बाउंटी बहुत लेट पता चला था। एंड उसका रीज़न कहीं ना कहीं ये है कि रिसोर्सेज नहीं थे। हो सकता है, हाँ, क्योंकि रिसोर्स नहीं होना और एक अच्छा गाइड ना होना, हम्म, कुछ कर नहीं पाते हैं। हम्म, इस चैनल को बनाने का मेरा पूरा मेन मोटिव ही यही है, जो @बेटर गोल मानो मैं बना रहा हूँ, उसका मेन मोटिव ही यही है कि लोगों के पास अवेयरनेस पहुँचे कि हाँ, ये फील्ड भी एग्जिस्ट करता है, इसमें आप बहुत चीज़ें कर सकते हो। बिकॉज आज के टाइम में इंडिया में ये फील्ड बहुत ज़्यादा अनटच्ड है। बाहर के हाँ, कंट्रीज़ में फिर भी बहुत लोगों को पता है कि हाँ, बग बाउंटी है या साइबर सिक्योरिटी है। इंडिया में 50% लोगों को पता है कि हैकिंग होता क्या है। हैकिंग से अगर आपने किसी के सामने बोल दिया हैकिंग, तो वो बंदा ये समझेगा भाई इलीगल काम करता है, हाँ, या फिर आपको ये बोलेगा भाई इंस्टाग्राम आईडी हैक कर दे, फेसबुक आईडी हैक कर दे, ये बोलते हैं आपको। ये तो ये सच्चाई है। मतलब अगर मैं किसी को बोल दूँ ना कि मैं हैकिंग करता हूँ, तो 90% लोगों का ये आता है, यार तो क्या बैंक अकाउंट हैक कर सकता है, यार तो क्या सोशल मीडिया हैक कर सकता है, मेरे गर्लफ्रेंड का अकाउंट हैक कर दे, मेरे बॉयफ्रेंड का अकाउंट हैक कर दे। एक मेरे वो को भी डेली अभी भी मैसेज आते हैं मेरे को कि हम्म, भाई आप हैकर हो। मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे हैकर लिख रखा है, हम्म, यूजर नेम के आगे। तो मेरे को मैसेज आती है कि भाई आप हैकर हो। मैंने कि हाँ भाई हूँ, बता क्या काम है। तो वो सीधे देता है कि भाई ये लिंक है, इस आईडी को हैक कर दे, जितना पैसा चाहिए तो ले लियो। मैंने कहा भैया ये काम नहीं करता मैं, हैकर एक अलग पर्पस पे हूँ, इस पर्पस पे नहीं हूँ। हम्म। मेरे पास रिसेंटली आया था, एक गर्ल है, उसका मैसेज आया कि मानो मुझे ये चीज़ हैक करवानी है, एंड उसने मुझे आईडी पासवर्ड दिया और वेबसाइट दी कि ये वेबसाइट है। एंड टेक्निकली वो एक बैटिंग वेबसाइट थी। बैटिंग वैसे भी इलीगल है इंडिया में, बट लोगों ने फिर भी करते हैं लोग। तो मैंने डायरेक्टली उसको मना कर दिया कि मैं ऐसी चीज़ें करता ही नहीं होता। अगर आप हैकर हो और आपके दोस्तों को पता चल जाती है हम्म, तो वो आपको छोड़ते नहीं है फिर। हम्म, आपको इतना डेली पर्पस की मैसेज करेंगे, भाई ये हैक कर, हम्म, किस बात का हैकर है, तू ये नहीं कर पा रहा है, तू क्या कर लेगा, तू जब ये नहीं कर पा रहा है। तो अगर आप हैकर हो तो भाई अपने दोस्तों में ना ही बताओ तो अच्छा है। एक्चुअली ये सच्चाई है कि वो फिर जानबूझ के ना मोरल डाउन करने की भी कोशिश करते हैं, यार तेरे को क्या आता है, तू ये अकाउंट हैक नहीं कर सकता मेरे लिए। अब उनको कौन समझाए कि भाई अकाउंट हैक करना इजी है, लेकिन उसको कर पाना मुश्किल है। हम्म, होता है कि आपको सिंपल एक लिंक भेजनी होती है, सोशल इंजीनियरिंग होती है, उसमें और ज्यादा होता नहीं अकाउंट हैकिंग में। हम्म, आपको एक लिंक भेजनी है, अगर वो लिंक पे क्लिक कर देता तो अकाउंट आपका बना नहीं। हम्म। और भी तरीके हैं, पर वही चीज़ है कि टेक्निकली यार ये चीज़ें इलीगल हैं, तो घुसना नहीं इलीगल है। चाहिए इन चीज़ों में। हाँ, फिर आजकल एक और भी चीज़ का आता है, कार्डिंग। मेरे पास टेक्स्ट आते हैं बहुत लंबे लंबे, क्या आपको कार्डिंग आती है, क्या आप ये चीज़ हैक कर लोगे। मैं बताता हूँ। कार्डिंग का कार्डिंग का मैं बताऊं तो मैंने बहुत पढ़ा कार्डिंग के बारे में। हम्म, मेरे को 90% नॉलेज है कार्डिंग कैसे होती है, कैसे की जाती है। हम्म, लेकिन वो होते हैं ना, क्या कहते हैं, रिसोर्स नहीं है कि किससे करें। आपको मेरे मेरे को पूरा पूरा पता है कि कार्डिंग कैसे होती है। मेरे को 100% मालूम कार्डिंग में ऐसा मैं कर भी सकता हूँ अगर मेरे पास कुछ रिसोर्स है, बट मैं करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इलीगल है और इंडिया में तो बैन है ये। हम्म। तो वही तो बात है, लोग मेरे पास मैसेज करते हैं, मैं बताता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ हैकिंग, कोडिंग, आपका स्क्रिप्टिंग, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ। तो मेरे पास एक स्टूडेंट का आया कि ना मुझे हैकिंग सीखनी है। मैंने कहा ठीक है, एक पेड बैच है जो अभी चल रहा है। एंड ही वाज लाइक कि मैंने पूछा कि फ़ीस, मैंने उसको बताई कि इतनी फ़ीस है। एंड मैंने उसको कहा कि आप मुझे पे कर देना। एंड ही वाज लाइक कि ना अगर आप हैकर हो तो मैं आपको ये फ़ोन नंबर देता हूँ, आप इसके फ़ोन पे से पैसे निकाल लेना। मतलब
मतलब यार क्या बोल रहे हो आप लोग, ये चीज सोचते भी नहीं है। मतलब उनको ये लगता है कि जस्ट हैकर है, फोन नंबर देंगे एंड मैं पैसे निकाल लूंगा और वो पैसे मैं अपने एज अ फीस रख लूँ। एक चीज मैं सबको बता दूं, जो हम्म। आप मूवीज वगैरह में हैकिंग देखते हो और जो रियल लाइफ की हैकिंग है, जमीन आसमान का अंतर है इसमें। हम्म। आप जो देखते हो मूवीज में खटखट खटखट कीबोर्ड पे खड़ा है, बहुत तेज आवाज आ रही है, आवाज भी डिस्प्ले चल रही है, बहुत तेज तेज, अकाउंट हैक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। रियल लाइफ में अगर आप बहुत बड़े हैकर को अगर देखें, आपको भी मिलना बहुत बड़े हैकर को इंडिया में या किसी वर्ल्ड में कहीं पे भी अगर मिले तो उनसे पूछना कि हैकिंग होती कैसे, तो वो भी आपको बताएंगे कि जो हम्म। मूवीज में चल रहा है और जो रियल लाइफ में, दोनों में बहुत अंतर है। हाँ ये चीज़ है, बिकॉज मूवीज़ में लोगों को देख के लगता है यार जस्ट कुछ कोड एंटर किया। मेरे पास, मैं एक ऑडियो प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन करता हूँ इन सब से रिलेटेड, तो वहाँ पे लोग क्या कहते हैं कि ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो मैं सीखूँ जिससे कि मैं हैक कर पाऊँ। एंड लोगों को स्टिल पता भी नहीं है, बस सामने वाले लोग बोल देते हैं आप पाइथन सीख लो, पाइथन से तो हैकिंग हो जाती है। बट पाइथन तो मेनली स्क्रिप्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। मैंने कोई भी लैंग्वेज नहीं सीखी अभी तक और ना फ्यूचर में सीखूंगा, क्योंकि हैकिंग में पाइथन या लैंग्वेज का मतलब है ही नहीं। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड अप करता हूँ। एक्चुअली हैकिंग में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ़ायदेमंद होती है। फ़ायदेमंद कब होती होती है। है? जब हम लोग सोर्स कोड को रिव्यू करते हैं। रिसेंटली हम्म। एक प्लेटफॉर्म है जो कि हैकिंग में बाउंटीज बहुत अच्छी दे रहा है, लाइक $1,000, एंड उसकी बाउंटी जो मैंने मैक्सिमम देखी है वो $2,000 देखी है। एंड वो कर क्या रहे हैं, उन्होंने गिटहब पे रेपोजिटरीज बना रखी हैं एंड हैकिंग जो करनी है वो सोर्स कोड को रिव्यू करके करनी है। तो मुझे जहाँ पे ये चीज़ लगती है कि पोटेंशियल तो है इस चीज़ में। लाइक अगर मैं बात करूँ, जो उसमें प्रोग्राम्स थे वो पाइथन पे बेस्ड थे, जावा पे थे, एंड फिर होस्टेड प्रोग्राम्स थे, उनका सोर्स कोड गिवन था कि ये वेबसाइट होस्टेड है, उसके बैकएंड में ये चीज़ें चल रही हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपको आती है तो वो फ़ायदा ज़रूर देती है। फायदा देगी, एटलीस्ट आप बेस कर लीजिए। बेसिक हाँ। पाइथन है, सीएसएस है, जावास्क्रिप्ट, ये तीनों आपको हैकिंग में और बग हंटिंग में जरूरत पड़ेगी, इनका बेसिक कर लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि वेबसाइट जो होती है एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट पे ही बनती है वेबसाइट। और कुछ बग वगैरह मिलता है, जैसे कि अगर मैं सीएसपी की बात करूँ तो वहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट और क्या कहते हैं एचटीएमएल ज्यादा देखने को मिलेगी। क्योंकि सीएसपी वापस करना मेरे को भी आता नहीं है, मैं सीख रहा हूँ उस समय। और सीएसपी अगर वापस कर दिया तो यू मानी हर एक वेबसाइट क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से वल्नरेबल है। हाँ, क्योंकि वो कंटेंट सिक्योरिटी के हेडर्स हो गए ना। हाँ, वो ब्लॉक कर देता है। हम्म। बेसिक सीख लीजिए आप, पाइथन है और एचटीएमएल है एंड जावास्क्रिप्ट है, इनका बेसिक सीख लीजिए बस। हाँ। अगर आपने बेसिक सीख लिया तो ऑटोमेटिक आप एडवांस सीख जाओगे। जब आप बग हंटिंग करोगे तब कोई वेबसाइट के अंदर ज्यादा डीप जाओगे, ऑटोमेटिक आप सीख जाओगे, आपको कोई कोर्स वगैरह लेने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। मतलब एक टिप है मेरी तरफ से, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता तो या तो आप स्क्रिप्टिंग में पाइथन की तरफ जा सकते हो या फिर आप बैश की तरफ जा सकते हो, क्योंकि बैश एडवांटेज देता है। मतलब पर्सनली अगर मुझे कई बार क्या है कि मल्टीपल स्क्रिप्ट एक साथ चलानी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बैश में एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिखता हूँ, उसमें इनपुट्स ऑटोमेटिकली डल जाते हैं, तो फ़ायदा होता है। बट इट टोटली डिपेंड्स कि हमारा इंटेंशन क्या है प्रोग्रामिंग सीखने का। मैं बताऊं तो मेरे को कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मैंने सीखी है पाइथन, मैंने 2 साल पहले सीखी थी, मैं भूल गया मैंने क्यों सीखी थी, मुझे भी नहीं पता, पैसा बर्बाद हो गया था पूरा पूरा। फिर मैं एथिकल हैकिंग व हंटिंग में आया, फिर मैंने पता चला कि इसमें बहुत कम यूज है हाँ। लैंग्वेजेस का, बहुत कम, यानी कि 10% यूज है आप सिर्फ। और बहुत कॉमन वेबसाइट्स हैं या कॉमन बग्स हैं जहाँ पे आपको पाइथन, जावास्क्रिप्ट या एचटीएमएल की जरूरत पड़ता है, बहुत कम। बस आपको बेसिक आना चाहिए एचटीएमएल का, जावास्क्रिप्ट का, इतना बहुत है आपके लिए। एक्चुअली मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ से, बट मैं जो पॉइंट बोल रहा था वो इट्स लाइक कि आपको कभी सोर्स कोड समझना हो तब आपको आनी चाहिए ये चीज़ें। हाँ, सोर्स कोड के लिए आपको आना चाहिए, क्योंकि सोर्स कोड में आप कभी कभी आपको सेंसिटिव डेटा भी मिल जाता है या सोर्स कोड डिस्क्लोजर हो जाता है, कभी कभार एपीआई कीज मिल जाती हैं कभी कभार। तो अगर आप किसी वेबसाइट पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो पहला स्टेप तो ये होगा कि आप पहले इसका सोर्स कोड देखें कि वेबसाइट काम कैसे कर रही है। और आप बहुत अच्छे हैं पाइथन, जावास्क्रिप्ट या एचटीएमएल में
तो सबसे पहले आप यही चीज देखें कि सोर्स कोड में है क्या आपके पास। हम्म, तो समझ गया मैं। सो मेनली पोर्शन यही तक था, लाइक आपने भी कुछ टिप्स दी, मैंने भी टिप्स दी। आई थिंक जितने भी लोगों ने इस पॉडकास्ट को पूरा सुना है या पार्शली भी सुना है, तो उनको कहीं ना कहीं पे हेल्प ज़रूर हुई होगी। आप बोल सकते हो इस इंटरव्यू का या इस पॉडकास्ट का जो मेरा मेन टारगेट था वो यही था कि कुछ वैल्यू एडिशन हो आपकी लाइफ में। तो अगर हाँ, आपको कोई भी, हाँ जी। एक चीज और मैं हैंड में बता दूं। हम्म। अगर आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हैं या आप बग हंटिंग में जा रहे हैं, आप एथिकल हैकिंग में जा रहे हैं, तो आप पूरा पूरा उसमें घुस जाइए, बीच में छोड़ मत देना। क्यों, अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो फिर आपका फोकस कहीं और हो गया, तो आप ना बग हंटिंग कर पाओगे, ना आप ये चीज या दूसरी चीज जो करना चाह रहे हो वो भी नहीं कर पाओगे। तो एक कहावत है, ना आप घर के ना आप घाट के, या आई एग्री। ऐसे हो जाओ, बीच में अटक जाओगे आप। तो ये और टिप आप बग एक्चुअली मेरी तरफ से भी है कि लाइक जिस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो उसको एक पॉइंट पे लेके ज़रूर जाओ, बीच में मत छोड़ देना, क्योंकि अगर एक बार चीज़ बीच में छोड़ दी वो आगे कंटिन्यू हो ही नहीं सकती। मेरा मेन मोटिव है कि मैं, अगर मैं चाहूँ अपना अपना बताऊं कि मैं वो हंटिंग में क्यों आया और क्या करना चाहता हूँ, तो मेरा मेन मोटिव है, मेरे को पर डे $1,000 बनाना है बग ओके। हंटिंग से। एक्चुअली पर गोल डे अगर बहुत मैं, ज़्यादा एम्बिशियस है, बट मैं खुद होप हाँ, करता हूँ कि लाइक आप इसको बहुत जल्दी अचीव करें, टाइम चाहे थोड़ा लग जाए, बट हाँ मैं खुद चाहता हूँ कि आप अचीव ज़रूर करें उस माइलस्टोन को। अभी पर मंथ है $1,000 या पर वीक है, पर मैं चाहता हूँ कि इन नेक्स्ट फ्यूचर मैं इसको पर डे $1,000 करना चाहूंगा, और शायद हो भी जाएगा। हम्म। बस मैंने हार नहीं मानी अपने कैरियर में, अभी अभी तक 2 साल हो गए मेरे को बग हंटिंग में, मैंने हार नहीं मानी कभी भी। मैं बस हम्म। करता रहा, मेरे को बहुत सारे डुप्लीकेट आया। मैं अपनी बताऊं, जब मैं बिगनर था तो 1 डेढ़ साल तक मेरे को एक बग नहीं मिला था। तो मैंने सोचा था मैं ये बंद कर देता हूँ, कुछ नया कर लेता हूँ। फिर बाद में ओके। सोच के यार इतना पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, और फिर इतनी नॉलेज आई है वो भी सब हम्म। बेकार हो जाएगी, तो उसको मैंने छोड़ा नहीं। फिर मैं धीरे धीरे करता रहा। तो मेरी पहली वारंटी जो लगी थी, मैंने आपको बताया, $300 की लगी थी, हम्म। जो कि बाहर की कंपनी से थी। और मैं बहुत खुश हो गया उसके बाद से। फिर आते रहते, अभी तक तो लगी नहीं है, पर बग्स हैं, डुप्लीकेट जाता है, हम्म। और कुछ कुछ तो रिजेक्ट हो जाते हैं। हम्म। हाँ, ये चीज़ है, मतलब अगर हमने एक बार वो अपना ब्रेक थ्रू ले लिया ना, तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना, फिर तो रास्ता आगे की तरफ ही है। हम्म। हम्म। अगर आप चल रहे हो तो भाई पीछे देखते, तो पीछे मुड़ के देखना तो बेकार रहेगा, और आप सीधे जा रहे हो तो सीधे जाओ। और बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बहुत सारे रुकावटें आएंगी, उनको फेस करो, प्रॉब्लम्स आएंगी उनको फेस करो, तभी आप हम्म। किसी एक लेवल पर पहुंच पाओगे, अपने टारगेट पे पहुंच पाओगे तभी। हम्म। सो थैंक यू सो मच मिस्टर शेट्टी। सच में ये थैंक यू। पॉडकास्ट करके हमने जितना भी लंबा बात किया, मुझे पता भी नहीं चला कि इतना टाइम बीत कैसे गया। हाँ, बहुत टाइम हो गया। ठीक है। सो अभी मैं इस रिकॉर्डिंग को यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, एंड जस्ट मैं एक टाइमर बोलने वाला हूँ एंड रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी, फिर हम हल्का सा डिस्कशन करते हैं। ओके। सो 5 4 3 2 1 0।